अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद है, तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनी है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। डिस्क्लेमर, ये चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से कोई इसका संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये फैंटेसी दुनिया का हिस्सा बन जाइए। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक अंधेरी और सुनसान गुफा में एक मायावी आकृति पत्थर के चबूतरे पर पालथी मारकर बैठी थी। उसका शरीर एक दिव्य आत्मा के समान था, लेकिन वह दिव्य आत्मा नहीं थी। ये भ्रम और वास्तविकता के बीच का अंतर था। उसके शरीर से हल्की ठंडी आभा निकल रही थी। अचानक उसका शरीर जम गया और उसके सुंदर और ठंडे चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। उसने धीमी आवाज में चिल्लाकर पूछा, कौन है? जवाब में एक मधुर आवाज सुनाई दी। नमस्कार मेरे मित्र, मैं महान दाव के माध्यम से एक नियतिबद्ध व्यक्ति की तलाश कर रहा था। मेरे मित्र, आपका मुझसे संपर्क होना सौभाग्य की बात है। मुझे आश्चर्य है कि आप किस जाति से हैं और आपकी साधना का स्तर क्या है। आप कौन हैं? मैं दाव साधक हूँ। क्या आप मुझे वह जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार हैं? मेरा एक महान दाव संचार समूह है और वहाँ दाव जगत में साथी दाववादी मौजूद हैं। क्या आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? उनकी आवाज सौम्य थी और उसमें जरा भी शत्रुता नहीं थी। उन्होंने एक दयालु वरिष्ठ व्यक्ति के लहजे में बात की। दाव सीकर यूसु का दिल कांप उठा। वह इस मामले के फायदे और नुकसान पर विचार कर रही थी। क्या उसे उसके साथ जाना चाहिए या नहीं? डॉट 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 क्या ये कोई जाल हो सकता है? अंततः वह एक दाव साधक से मित्रता करने के इस शानदार अवसर के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। उसने मुंह खोलकर कहा, मैं यूसु हूँ। मैं दाव क्षेत्र के 13वें स्तर तक पहुंच चुकी हूँ और पाताल लोक की जाति से हूँ। आप गए। चूजुबान ने उसके या उसकी जाति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वे 9 क्षेत्रों में से एक छोटी जाति होनी चाहिए। लेकिन दाव क्षेत्र के 13वें स्तर के विशेषज्ञ वाली जाति अज्ञात कैसे हो सकती है? क्या इसका कारण यह था कि वे बहुत ही शांत स्वभाव के थे? चूजुबान के अलावा 13वें स्तर के दाव क्षेत्र के विशेषज्ञ को महान दाव संचार समूह में अंतिम से दूसरे स्थान पर रखा जाएगा। फिर भी वह यंगकोंग से बहुत आगे थी। चूजुबान यंगकोंग के लिए शोक मनाए बिना नहीं रह सकी। ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति मानो सबसे निचले पायदान पर ही रहने के लिए नियत था। मेरे प्यारे दोस्त यूसु, मैं तुम्हें ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप में शामिल कर लूंगा। इसके बाद चूजुबान ने यूसु को महान दाव के समूह में शामिल कर लिया। हमारे परिवार में एक नई सदस्य शामिल हुई है, नन्ही मित्र यूसु, जो पाताल लोक की रहने वाली हैं। उनकी साधना का स्तर दाव क्षेत्र के 13वें स्तर पर है। चूजुबान ने उसे समूह से मिलवाया। होंग युवानचू वास्तव में अचानक ही प्रकट हुए। पाताल लोक की जाति, क्या वे पिछले दावयुआन के दौरान पराजित और नष्ट नहीं हो गए थे? क्या उनमें अभी भी दाव क्षेत्र का अस्तित्व है? रूशियान ने आगे कहा, चूंकि उनमें अभी भी दाव क्षेत्र के प्राणी मौजूद हैं, तो अंतिम दावयुआन में पाताल लोक की जाति सक्रिय क्यों नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है कि छोटा दोस्त यूसु अंतिम दावयुआन में दाव क्षेत्र तक पहुंच गया हो? यूसु का दिल कांप उठा। उसे ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप के सदस्यों के नाम महसूस होने लगे। होंग युवानचू, मानव जाति का महान पूर्वज। शुयांग, होंग युवानचू का सबसे अच्छा दोस्त। पहली नजर में वे सभी शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे और उनकी क्षमता उससे कहीं अधिक थी। विशेषकर दावयुआन क्षेत्र के तीनों विशेषज्ञ, वे महान व्यक्तित्व थे। यूसु मानव जाति के महान पूर्वज और वरिष्ठों को प्रणाम करता है। होंग युवानचू ने भावुक होकर कहा, पिछले दावयुआन काल में पाताल लोक की जाति भी एक शक्तिशाली जाति थी। उनकी वशीकरण क्षमता विशेष रूप से समस्याग्रस्त थी। कई प्रतिभाशाली मानवों को पाताल लोक की जाति के सदस्यों ने वश में कर लिया था और इससे बहुत परेशानी हुई थी। यूसु चुप रही। अधोलोक जाति के एक अत्यंत शक्तिशाली पूर्वज की मृत्यु होंग युवानचू के हाथों हुई थी। मेरे प्यारे दोस्त यूसु, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि महान दाव ने पाताल लोक की जाति के लिए आशा की एक किरण छोड़ी है, इसलिए हम उनका सफाया नहीं करेंगे। उस समय की दुश्मनी तो हवा में गायब हो चुकी है। होंग युवानचू बोलती रही। यूसु ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि होंग युवानचू जैसे कुशल योद्धा को जब पता चलेगा कि पाताल लोक की जाति अभी भी अस्तित्व में है, तो वह उन पर फिर से हमला कर देगा। ये निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर होंग। यूसु ने जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया। यंगकोंग ने ग्रुप में आई मैसेज को देखा और लगभग रो पड़ी। समूह में एक और नया सदस्य शामिल हुआ था, लेकिन वह अभी भी सबसे निचले पायदान पर था। उस समूह में हर कोई बड़ा आदमी था, बस वही एक निकम्मा था। यंगकोंग को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे महान दाव की उसके प्रति गहरी दुर्भावना का आभास हो गया हो। ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप में शामिल होने से पहले वह पूर्वज के स्तर का अस्तित्व था। वह अत्यंत शक्तिशाली था। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उनसे कृपा पाने की कोशिश की। वह दाव क्षेत्र के तीसरे स्तर के अद्वितीय विशेषज्ञ थे। हालांकि ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप में प्रवेश करने के बाद उन्होंने पाया कि दाव क्षेत्र का तीसरा स्तर मात्र एक थोड़ी बड़ी चींटी के बराबर था। यह एक निम्न स्तर के जीव के समान अस्तित्व था। यंगकोंग ने बहन यूसु का अभिवादन किया। यंगकोंग ने जल्दबाजी में नए सदस्य का अभिवादन किया। उसे उसके साथ अच्छे संबंध बनाने थे। उस समूह में हर कोई बड़ा आदमी था। शायद भविष्य में उसे अपने दोस्तों के इस समूह के समर्थन पर निर्भर रहना पड़े, विशेषकर वे कुछ बड़े नाम जिन्होंने दाव के मार्ग खोले थे। अगर उस पर उससे अधिक शक्तिशाली दाव क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा हमला किया जाता तो वह समूह में मौजूद समर्थकों को सामने ला सकता था। चूजुबान पूरे समय चुपचाप चैट ग्रुप को देखती रही। क्या वे पाताल लोक की जाति हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि यह जाति अंतिम दावयुआन काल में पराजित हुई और लगभग पूरी तरह विलुप्त हो गई।
इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि भले ही उनके पास दाव क्षेत्र का एक विशेषज्ञ था, नौ क्षेत्रों में से किसी ने भी उनके अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना था। वे शायद नौ क्षेत्रों के किसी कोने में छिपे हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा उन्हें डर था कि दूसरों को उनके अस्तित्व के बारे में पता चल जाएगा और वे पाताल लोक की जाति का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। नौ क्षेत्रों के लंबे इतिहास में किसी को नहीं पता था कि कितनी नस्लें विलुप्त हो गईं। न ही किसी को यह पता था कि कितनी नस्लें विलुप्त होने की कगार पर थीं और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं। वर्तमान में नौ क्षेत्रों पर शासन करने वाली 3 जातियां मानव, दानव और राक्षस जातियां थीं। इस समय चूजुवान के मन में दानव बुद्ध का ख्याल आया। उनकी योजना दानवों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने की थी। क्या कुछ वर्षों में दानव जाति का भी वही हाल होगा जो वर्तमान में पाताल लोक में है? बौद्ध जाति राक्षस जाति का स्थान ले लेगी। उस समय की तुलना में दानव जाति पतन की ओर अग्रसर प्रतीत हो रही थी। 9 क्षेत्रों में से केवल मानव जाति ही अपनी चरम अवस्था में थी। जब ये दाओयुआन अपने अंत तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा? क्या अगले दाओयुआन काल में एक नई नस्ल का उदय होगा? चूजुआन को नहीं पता था कि दाओयुआन के अंत का क्या मतलब है या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि दाओयुआन का अंत एक युग का अंत होगा। कुछ बड़ा जरूर घटित होगा। ग्रेट दाओ कम्युनिकेशन ग्रुप में नए सदस्य शामिल हुए थे। यूसु के आने से समूह में फिर से जीवंतता आ गई। यंग कोंग, हुताई और अन्य लोग मुख्य रूप से पाताल लोक की जाति के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। जब वे दाओ क्षेत्र में पहुंचे तो 9 क्षेत्रों में पाताल लोक की जाति सक्रिय नहीं थी, इसलिए उनका पाताल लोक की जाति से कभी संपर्क नहीं हुआ था। दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र की सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच कहीं एक अस्त व्यस्त आकृति लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका पीला पड़ा चेहरा अत्यधिक क्रोध और आक्रोश से भरा हुआ था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसकी आभा अस्त व्यस्त थी। ये स्पष्ट था कि उसे गंभीर चोटें आई थीं। दुष्ट पुत्र, उस छोटे दुष्ट राजा ने अपने दांत पीस लिए और उसका चेहरा आक्रोश से विकृत हो गया। उसने अपने हाथ में एक संचार ताबीज को कसकर पकड़ रखा था और उस पर लिखे संदेश ने उसे बताया कि दुष्ट राजा का पतन हो गया है। दुष्ट पुत्र, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। वह छोटा दुष्ट राजा दहाड़ता और कराहता हुआ आगे बढ़ता रहा। हालांकि उसे अपने पीछे एक बढ़ती हुई खतरनाक आभा का आभास हुआ और वह हताश हो गया। अपनी वर्तमान शक्ति और बुरी तरह घायल शरीर के साथ उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। धड़ाम, अचानक वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। धड़ाम, उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक मायावी आकृति प्रकट हुई। वह एक दिव्य आत्मा जैसी प्रतीत हुई, लेकिन वह दिव्य आत्मा से भिन्न थी। जैसे ही वह छोटा दुष्ट राजा जल्दी से खड़ा हुआ, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह अपने सामने खड़े व्यक्ति से सावधान था। वह आकृति धीरे धीरे ठोस रूप धारण कर ली और उसके सामने एक पीले चेहरे वाला युवक प्रकट हुआ। वह उस छोटे दुष्ट राजा को ऐसे देख रहा था मानो वह गहन चिंतन में डूबा हो। वह छोटा दुष्ट राजा मन ही मन चिंतित हो गया। वह युवक देखने में तो मनुष्य जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें मनुष्य जैसी आभा नहीं थी। उसके शरीर से हल्की सी ठंडी और उदास आभा निकल रही थी। वह इंसान नहीं था। वह छोटा दुष्ट राजा डर के मारे पीछे हट गया। वह बुरी तरह घायल हो चुका था और दूसरे पक्ष के लिए इस स्थिति का फायदा उठाना आसान हो गया था। बुरा नहीं है, इस पहचान के साथ मैं दुनिया को एक्सप्लोर कर पाऊंगा, युवक ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर उसकी आकृति एक मायावी छाया में बदल गई और अचानक उस छोटे दुष्ट राजा की ओर झपटी। भाड़ में जाओ, उस छोटे दुष्ट राजा ने हाथ उठाकर हमला किया। हालांकि हमला सीधे मायावी आकृति के आर पार निकल गया और दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। छी, पल भर में उस छोटे दुष्ट राजा को ऐसा लगा जैसे उस पर किसी आत्मा का कब्जा हो गया हो। उसका शरीर धीरे धीरे बेकाबू हो गया और उसकी बुद्धि और इच्छाशक्ति वश में हो गई। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल उसका दिमाग और इच्छाशक्ति निगल ली जाएगी और आत्मसात कर ली जाएगी। वह छोटा दुष्ट राजा चौंक गया। दूसरी तरफ से किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? क्या वास्तव में उसका शरीर प्रेत बाधित था? उसे अचानक एक तीव्र खतरे का आभास हुआ। अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो उसे जल्द ही कैद कर लिया जाएगा और वह किसी और की कठपुतली बन जाएगा। गर्जन, वह गुर्राया और एक जानवर जैसी दहाड़ लगाए। उस छोटे दुष्ट राजा की आंखों में क्रूरता की चमक थी। इससे पहले कि वह अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दे, उसने अपना हाथ अपने कंधे में घुसा दिया, जिससे खून तेजी से बहने लगा। रक्त को जलाओ, रक्त को शुद्ध करो, रक्त को रूपांतरित करो, रक्त को पवित्र करो। क्षण भर में ही उस छोटे दुष्ट राजा को रक्तमय लाल आभा ने घेर लिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके शरीर का रक्त उबल रहा हो, जैसे कोई शक्ति उसे शुद्ध कर रही हो। हालांकि उस छोटे दुष्ट राजा ने कोई बुरी तकनीक नहीं सीखी थी, फिर भी उसकी उपाधि छोटा दुष्ट राजा ही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसने कम से कम एक बुरी तकनीक न सीखी हो। जब वह चाहता तो किसी भी समय किसी भी प्रकार की बुरी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता था। संकट के इस क्षण में उस छोटे दुष्ट राजा ने रक्त शोधन की गुप्त तकनीक को सक्रिय करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में अपने ही रक्त का उपयोग किया। अपने ऊपर रक्त शोधन की गुप्त तकनीक का प्रयोग करने के बाद उस छोटे दुष्ट राजा ने तुरंत महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो रही है। उसका मन और इच्छा शक्ति धधक रही थी, मानो किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगी। डॉट 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 उसके शरीर के भीतर से एक चीख निकली। तुरंत बाद ऐसा लगा जैसे रक्त शोधन की गुप्त तकनीक ने अपना लक्ष्य पा लिया हो। उस नन्हे दुष्ट राजा ने अपने शरीर को शिथिल होते हुए महसूस किया और उसे अपने शरीर पर कुछ हद तक नियंत्रण प्राप्त हो गया। हालांकि उसके शरीर पर कब्जा करने वाला वह विचित्र व्यक्ति अभी भी उसके शरीर में ही मौजूद था। उसके चेहरे पर भयंकर भाव उभर आए जब उसने खून से लाल रंग की गोली निकाली और उसे निगल लिया। फिर उसने अपने हाथों से अपने शरीर पर खून से लथपथ कुछ छेद कर दिए। रक्त का शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण। उस नन्हे दुष्ट राजा के शरीर के भीतर से एक बार फिर दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसी समय उस छोटे दुष्ट राजा को यह महसूस हुआ कि उसका शरीर और आत्मा शुद्ध होने वाले हैं। जैसे ही वह गिरने ही वाला था, उसके शरीर में शक्ति का एक प्रवाह दौड़ गया जिसने उसके शरीर और आत्मा को ठीक कर दिया।
ये वह शक्ति थी जो उसने अपने भीतर समाहित व्यक्ति को धीरे धीरे परिष्कृत करके प्राप्त की थी। जिस व्यक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया था वह भागने की कोशिश कर रहा था। उस नन्हे दुष्ट राजा की आंखों में पागलपन झलक रहा था। उसकी 10 उंगलियां बार बार उसके शरीर पर थपथपा रही थीं और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ रही थी। बांधो। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को बांध लिया और दूसरे पक्ष को भागने से रोक दिया। मुझे बाहर निकालो, पागल, तुम पागल हो, तुम भी मरोगे। वह छोटा दुष्ट राजा टस से मज नहीं हुआ। वह दांत पीसते हुए और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा और रक्तशोधन तकनीक का प्रयोग करता रहा। अगर चू जुबान ने यह दृश्य देखा होता तो वह चौंक जाता। वह छोटा दुष्ट राजा तो नायक के स्तर का किरदार था। उसके शरीर के भीतर से निकलने वाली चीखें धीरे धीरे कमजोर होती गईं। नन्हा दुष्ट राजा भी कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे यह भी एहसास हो रहा था कि उसे कुछ लाभ भी प्राप्त हुए हैं। अपने भीतर समाहित उस विचित्र व्यक्ति को परिष्कृत करने के बाद उसे लगा कि उसका मन और इच्छाशक्ति बदल गई है। वे और भी दृढ़ हो गए थे। उसके शरीर में भी परिवर्तन आया और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी मायावी रूप में परिवर्तित हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता था मानो रक्त शोधन तकनीक से उस विचित्र व्यक्ति को परिष्कृत करने से उसे उस विचित्र व्यक्ति की कुछ विचित्र क्षमताएं प्राप्त हो गई हों। हालांकि वह विचित्र क्षमता बहुत कमजोर थी और लगभग अगोचर थी। उस छोटे दुष्ट राजा को पता नहीं था कि ये बदलाव अच्छे हैं या बुरे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस इतना ही चाहिए था कि वह एक और दिन जी सके। एक आखिरी चीख के बाद उसे वश में करने वाला वह अजीब व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो गया। अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेने का एहसास होते ही उस छोटे दुष्ट राजा ने जल्दबाजी में रक्तशोधन तकनीक को निष्क्रिय कर दिया। वह हौंफ रहा था। उसकी चोटें और भी गंभीर होती जा रही थीं। उसके शरीर का 1/3 खून वाष्पित हो चुका था। उसकी चोटें और भी बदतर होती जा रही थीं और उसकी साधना की नींव को भी नुकसान पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था मानो अब उसके सम्राट स्तर तक पहुंचने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। उस छोटे दुष्ट राजा ने अपने होंठ काट लिए। उसका हृदय निराशा से भर गया था। वह खुद का या अपने पिता का बदला कैसे ले सकता था। वह असमंजस में था। क्या उन्हें महान किन राजवंश की यात्रा करनी चाहिए? उसके मरने से पहले उसे देख लेना अच्छा रहेगा, लेकिन क्या वह उसे देख भी पाएगा? नन्हा दुष्ट राजा उदास होकर मुस्कुराया और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ता रहा। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी प्रकट हुई और उसे घेर लिया। अपनी चेतना पूरी तरह से खो जाने से पहले उस छोटे दुष्ट राजा ने देखा कि उसे एक प्राचीन महल में खींचा जा रहा है। कुछ समय बाद वह छोटा दुष्ट राजा कोमा से जाग गया। उसने अपना सिर उठाया और खुद को एक महल के अंदर पाया। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे शरीर में कमजोरी महसूस करते हुए उस छोटे दुष्ट राजा ने दर्द सहन किया और उठ खड़ा हुआ। महल बहुत ही साधारण और सादा था। उसके सामने एक पत्थर की मेज थी जिस पर कुछ बोतलें और घड़े रखे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां एक किताब भी रखी है। उस नन्हे शैतान जिन की सांसें तेज हो गईं। क्या उनका सामना किसी संयोगवश घटना से हुआ था? क्या ये किसी महान विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई कोई प्राचीन विरासत थी? वह इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उसे राख से उठकर बदला लेने की उम्मीद की किरण दिखाई दे रही हो। वह लड़खड़ाते हुए पत्थर की मेज के सामने पहुंचा। वह थोड़ी ही दूर चला था, लेकिन वह पहले से ही थका हुआ महसूस कर रहा था और उसके पैर कमजोर पड़ गए थे। उनकी चोटों की गंभीरता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। वह छोटा दुष्ट राजा पत्थर की कुर्सी पर धंस गया और पत्थर की मेज पर रखी बोतलों और जारों के साथ साथ किताब को भी देखने लगा। उसने सबसे पहले इलाज की गोलियों की जांच की। उन्हें यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उन गोलियों में ऐसी गोलियां भी थीं जो उनकी क्षतिग्रस्त साधना की नींव को ठीक कर सकती थीं। एक ऐसी दवा की गोली भी थी जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिभा को बढ़ाया जा सकता था। यह एक शानदार अवसर था। वह छोटा दुष्ट राजा इतना उत्साहित हो गया कि वह रोने लगा। वह पत्थर की कुर्सी से उठा और धड़ाम से जमीन पर घुटने टेक दिए। वरिष्ठ, ये कनिष्ठ निश्चित रूप से आपकी विरासत को आगे बढ़ाएगा और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करेगा। डोंग डोंग डोंग। उस छोटे दुष्ट राजा ने इस विरासत को छोड़ने वाले रहस्यमय बुजुर्ग के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए 3 बार प्रणाम किया। प्रचारित सामग्री। हमारे एआई ऑटो ट्रेडर के साथ अस्थिर बाजारों में भी अधिकतम लाभ प्राप्त करें। अधिक 369 92 123। भारत का पसंदीदा मटका गेम अब ऑनलाइन, सुरक्षित और खेलने में आसान। अधिक 601 150 200। उसने रातों रात $250 को $2500 में बदल दिया। उसका क्रिप्टो निवेश का तरीका देखें। अधिक 549 137 183। वह पत्थर की कुर्सी पर वापस बैठ गया और कांपते हाथों से दवा की बोतल उठाई। उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसमें से एक गोली निकाली। यह एक ऐसी औषधि थी जो रक्त और शक्ति को पुनः भर देती थी। यह सम्राट स्तर की औषधि थी। यह सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए अत्यंत प्रभावी था। वह छोटा दुष्ट राजा केवल सत्य स्तर का मार्शल कल्टीवेटर था। सम्राट स्तर की गोली से उसका कम हुआ रक्त शीघ्र ही पुनः पूर्ति हो जाएगा। दवा की गोली लेने के बाद छोटा दुष्ट राजा पत्थर की कुर्सी पर पालथी मारकर बैठ गया और गोली के औषधीय प्रभावों को परिष्कृत करने लगा। उसने मन ही मन बुदबुदाया, दुष्ट पुत्र, बस प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें अवश्य ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। तो क्या हुआ अगर तुम महान दुष्ट महल के दुष्ट पुत्र हो? ऐसा महान अवसर मिलने के बाद मेरे लिए, नन्हे दुष्ट राजा के लिए, भविष्य में तुम्हारे महान दुष्ट महल का नाश करना अब असंभव नहीं है। उस छोटे दुष्ट राजा की आंखों में क्रोध और घृणा की चमक दिखाई दी। फिर उसने उस अजनबी आदमी के बारे में सोचा जिसने उसे अपने वश में कर लिया था। उस अजनबी आदमी से पूछताछ करने के बाद उसे कुछ जानकारी प्राप्त हुई। पाताल लोक की जाति। उसने इस जाति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और उसे नहीं पता था कि वे कहाँ छिपे हुए हैं। 3 दिन बाद उस छोटे दुष्ट राजा ने गोली के औषधीय प्रभावों को परिष्कृत कर लिया था और उसके घाव काफी हद तक ठीक हो गए थे। हालांकि उनकी क्षतिग्रस्त साधना की नींव को एक सम्राट स्तरीय गोली से ठीक नहीं किया जा सकता था।
उसने उत्साह से एक और छोटी बोतल उठा ली। उसके अंदर एक औषधीय गोली थी जो उसकी क्षतिग्रस्त साधना नींव को ठीक कर सकती थी। उस छोटे दुष्ट राजा ने एक गोली निकाली, उसे निगल लिया और उसे परिष्कृत करना जारी रखा। गोली खाने के बाद उसकी क्षतिग्रस्त साधना की नींव धीरे धीरे ठीक होने लगी और खोई हुई जीवन शक्ति फिर से प्राप्त हो गई। वरिष्ठ, मैं, छोटा दुष्ट राजा, आपके द्वारा मुझ पर किए गए उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। आपकी अंतिम इच्छा जो भी हो, मैं उसे अपने जीवन काल में पूरा करूंगा। पत्थर की मेज पर रखी गुप्त पुस्तिका को देखते हुए उस नन्हे दुष्ट राजा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वह उत्सुकता से भर उठा। इस वरिष्ठ गुरु ने किस प्रकार की अद्वितीय साधना तकनीक छोड़ी? अरे नहीं, उसे स्वामी कहकर संबोधित करना चाहिए। अपनी क्षतिग्रस्त साधना शक्ति के ठीक होने के बाद नन्हे दुष्ट राजा ने फिर से एक छोटी बोतल उठाई। यह एक गोली थी जिसका उपयोग उसकी प्रतिभा के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता था। एक गोली लेने के बाद उस छोटे दुष्ट राजा को लगा कि उसकी प्रतिभा बढ़ गई है। पहली गोली का सबसे अच्छा असर होता, इसलिए एक गोली लेने के बाद उस छोटे दुष्ट राजा ने और गोलियां नहीं ली। उसने उत्साह से अपना हाथ बढ़ाया और पत्थर की मेज पर रखी किताब उठा ली। बुराई से बचाव करने वाला अमर ग्रंथ, अमर धर्म ग्रंथ, एक ऐसी साधना तकनीक जो पौराणिक दिव्य तकनीकों से भी श्रेष्ठ हो। वह छोटा दुष्ट राजा इतना उत्साहित था कि गुप्त पुस्तिका खोलते समय उसका हाथ कांप रहा था। उसकी नजरों के सामने कुछ बड़े बड़े शब्द थे। अगर आप इस तकनीक का अभ्यास करना चाहते हैं तो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके खुद को नपुंसक बना लें। छोटा दुष्ट राजा, जब उसने ये शब्द देखे तो वह छोटा दुष्ट राजा पूरी तरह से अवाक रह गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या यह एक शानदार अवसर था? क्या यह एक ऐसी साधना तकनीक थी जिसे केवल स्वनपुंसकीकरण करने के बाद ही विकसित किया जा सकता था? उसके हाथ और भी अधिक तेजी से कांपने लगे। गुप्त नियमावली पर लिखे शब्दों को टकटकी लगाकर देखते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं। अगर आप इस तकनीक का अभ्यास करना चाहते हैं तो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके खुद को नपुंसक बना लें। नीचे छोटे अक्षरों में एक पंक्ति भी लिखी थी, अपने विचारों की जड़ काट दो, अपनी इच्छा शक्ति को एकत्रित करो और परम तकनीक को विकसित करो। क्या वह चाहता था कि वह अपने विचारों की जड़ ही काट दे? उस छोटे दुष्ट राजा के मन में वह मनमोहक आकृति, वह अद्वितीय रूप से सुंदर चेहरा उभर आया। वह अपने विचारों की जड़ को कैसे काट सकता था? हालांकि उसके मन में दुष्ट पुत्र द्वारा अपमानित और प्रताड़ित किए जाने का दृश्य, साथ ही दुष्ट राजा द्वारा उसका बदला लेने की कोशिश में मरने का दृश्य फिर से उभर आया। डॉट 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 इस तकनीक को सीखे बिना वह बदला कैसे ले सकता था? यह एक कठिन निर्णय था। उस छोटे दुष्ट राजा का हृदय पीड़ा से भर गया था और उसके चेहरे के भाव विकृत हो गए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका मन चू यून की आवाज और मुस्कान के साथ साथ प्रतिदिन दी जाने वाली यातनाओं के दर्द और अपने पिता दुष्ट राजा की मृत्यु से भर गया। अंततः उसने बदला लेने का फैसला किया। बिना प्रबल शक्ति के वह दक्षिणी क्षेत्र में कैसे जीवित रह सकता था? वह चू यून को कैसे देख सकता था? उस छोटे दुष्ट राजा ने एक छोटी तलवार निकाली। छोटी तलवार बहुत तेज थी और उसमें से ठंडी चमक निकल रही थी। उसने एक हाथ से अपनी बेल्ट खोली। उसने छोटी तलवार उठाई और देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। उसने दुख से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने बुदबुदाते हुए कहा, प्रिय, अब से मैं तुम्हारी रक्षा केवल चुपचाप ही कर सकता हूँ। प्रिय, चिंता मत करो। भले ही मैं एक पुरुष के रूप में अपूर्ण हूँ, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नरक की गहराइयों में भी उतर जाऊंगा। प्रिय, अगर मैं अपनी जड़ें भी काट दूं तब भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार और तड़प नहीं बदलेगी। उस नन्हे दुष्ट राजा ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और अपने छोटे भाई को अंतिम विदाई देते हुए आखिरी बार देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और छोटी तलवार को नीचे की ओर घुमाया। स्विश, ओह, आह! वह छोटा दुष्ट राजा पके हुए झींगे की तरह सिकुड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा और एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकाली जो मानवीय नहीं लग रही थी। दुष्ट पुत्र, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें भी इसी तरह काट डालूंगा। आह डार्लिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। उस छोटे दुष्ट राजा का चेहरा हृदय में व्याप्त तीव्र पीड़ा और दुख से विकृत हो गया था। घाव पर पट्टी बांधने के बाद वह पत्थर की कुर्सी पर वापस बैठ गया। दुष्ट आत्माओं से बचाव करने वाले अमर शास्त्र को देखते हुए उसकी आंखों में तीव्र जलन हो रही थी। अंततः वह इस अद्वितीय साधना तकनीक का अभ्यास कर सकता था। उसने गुप्त पुस्तिका खोली। वह पन्ना खाली क्यों था? छोटे दुष्ट राजा को एक बुरी आशंका हुई। वह लगातार नीचे की ओर देखता रहा। आखिरकार कुछ शब्द तो सुनने को मिले। हालांकि जैसे ही उसने वे शब्द देखे, उस छोटे दुष्ट राजा की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और लगातार आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा विकृत और क्रूर था। तीसरे पृष्ठ पर लिखा था, यदि आप स्वयं को नपुंसक नहीं बनाते हैं तब भी आप इस तकनीक का सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही एक छोटा सा नोट भी था, यदि आप सांसारिक जीवन से नहीं गुजरते तो आप अपने मन को कैसे संयमित कर सकते हैं। प्राचीन काल के सभी शक्तिशाली लोगों ने स्वयं को संयमित किया था। यदि आप इस तकनीक को विकसित करने के लिए अपनी जड़ों और अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं तो आप कायर हैं। आह कमीना, ये बुरा कमीना, कितना दुष्ट इंसान है। उस छोटे दुष्ट राजा ने बुराई से बचाव करने वाले अमर ग्रंथ को जमीन पर फेंक दिया और पागलों की तरह दहाड़ने लगा। इस समय केवल उसके अंकोश ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर, आत्मा और मन दर्द कर रहा था। वह पागलों की तरह दहाड़ने लगा और पागलों की तरह गालियां देने लगा। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उनका घाव फट गया था। कितना घिनौना। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आखिर किस तरह का दुष्ट व्यक्ति दूसरों को धोखा देने के लिए इस तरह की गुप्त विधि तैयार कर सकता है? वह छोटा दुष्ट राजा पागलों की तरह दहाड़ने लगा और गालियां देने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। इस समय उस नन्हे दुष्ट राजा के हृदय को एक भीषण आघात लगा था। उसके हृदय का दर्द उसके शरीर में हो रहे दर्द से कहीं अधिक था। भले ही उसे दुष्ट पुत्र द्वारा सताया गया था, लेकिन वह दर्द उस दर्द के बराबर नहीं था जो वह इस समय अपने दिल में महसूस कर रहा था। एक लंबे समय के बाद वह छोटा दुष्ट राजा हौंकते हुए जमीन पर पड़ा था।
उसकी आंखें बेजान थीं और उसके होंठ हिल रहे थे। हिम्मत करके मैंने खुद को अपाहिज कर लिया। कुछ देर तक जमीन पर पड़े रहने के बाद वह छोटा दुष्ट राजा उठने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने दुष्टतारोधी अमर शास्त्र उठाया और पत्थर की कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसका शरीर अपंग हो चुका था, यह एक सच्चाई बन चुकी थी और वह केवल दर्द को सहन कर सकता था और इसे स्वीकार कर सकता था। मैनुअल खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने दोबारा पहला पृष्ठ देखा तो उस छोटे दुष्ट राजा को और भी अधिक पीड़ा हुई और उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसने कुछ और पृष्ठ क्यों नहीं पलटे। पहला पन्ना पढ़ने के बाद उसने खुद को नपुंसक क्यों बना लिया। ये सब उस दुष्ट पुत्र की गलती थी। ये सही है, ये सब उसी की वजह से हुआ था। नफरत ने उसे अंधा कर दिया था, इसीलिए उसने इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत की थी। उसे उस दुष्ट पुत्र को मारना ही था। उस छोटे दुष्ट राजा ने दांत पीसते हुए पन्ने पलटना जारी रखा। उसने चौथा पृष्ठ खोला। उस पर लिखा था, यदि तुमने अपनी जड़ों को काट दिया है तो तुम काय और बेहद मूर्ख हो, लेकिन यदि तुमने ऐसा नहीं किया है तो तुम्हारा दिमाग स्वस्थ है और तुम निश्चित रूप से महान कार्य करोगे। ये देखकर वह छोटा दुष्ट राजा घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यदि वह स्वयं को नपुंसक बना ले तो इस अद्वितीय साधना तकनीक का अभ्यास नहीं किया जा सकता? अगर ऐसा सचमुच था तो क्या उसने व्यर्थ ही खुद को नपुंसक बना लिया था? उसके हाथ और भी अधिक तेजी से कांपने लगे। 5वें पृष्ठ पर, झुककर प्रणाम करो, 3 बार प्रणाम करो और तकनीक समझ में आ जाएगी। आह! उस छोटे दुष्ट राजा ने दहाड़ मारी, उसका चेहरा विकृत हो गया। बुढ़िया कमीने, तू दुष्ट है, अब भी चाहता है कि मैं तेरे सामने सिर झुकाऊं। उस छोटे दुष्ट राजा की इच्छा थी कि वह उस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दे जिसने ये गुप्त पुस्तिका यहाँ छोड़ी थी। कुछ देर तक दहाड़ने के बाद वह असहाय होकर सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सका और गुप्त नियमावली को जमीन पर रखकर दोनों घुटनों के बल बैठ गया। जैसे ही वह घुटनों के बल बैठा, उसका घाव फिर से खुल गया। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया और भयानक रूप धारण कर लिया। डोंग 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 3 बार प्रणाम करने के बाद मैनुअल चमकने लगा और उस पर शब्द दिखाई देने लगे। उस छोटे दुष्ट राजा ने पुस्तिका उठाई और पन्ने पलटने लगा। नियमावली पर लिखे शब्द मानो सजीव हो उठे। वे बार बार उसके दिमाग में उभर रहे थे और साधना तकनीक के अनेक पहलू उसके सामने प्रकट हो रहे थे। कुछ समय बाद वह छोटा दुष्ट राजा होश में आ गया। उसने अपने हाथ में मौजूद गुप्त नियमावली को जटिल भावों के साथ देखा। महज थोड़े ही समय में उसने साधना की तकनीक को समझ लिया और यह जान लिया कि इसकी साधना कैसे करनी है। ऐसा लग रहा था मानो उस नियमावली ने सीधे तौर पर उसमें साधना तकनीक की समझ को समाहित कर दिया हो। ऐसी विधि की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसे गुप्त नियमावली के स्वामी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए था, लेकिन जब उसने सोचा कि उसे किस प्रकार धोखे से खुद को नपुंसक बनाने के लिए मजबूर किया गया था तो वह छोटा दुष्ट राजा कृतज्ञ महसूस नहीं कर सका। वह उससे नफरत करता था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसने अपनी अधिकांश घृणा दुष्ट पुत्र पर उतार दी। ये साधना तकनीक अत्यंत शक्तिशाली थी। इसके अलावा जब कोई इसे परम सफलता के स्तर तक, दिव्य स्तर तक पहुंचाता था तो वह अपना तीसरा पैर पुनः प्राप्त कर सकता था। यहीं पर उस नन्हे दुष्ट राजा की सारी उम्मीदें टिकी थीं। इसके अलावा कुछ दुर्लभ दिव्य खजानों में व्यक्ति के तीसरे पैर को पुनर्जीवित करने का प्रभाव भी होता था। बेशक ऐसे दिव्य खजाने पर्याप्त खेती के बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते थे, न ही उन्हें संरक्षित और बेचा जा सकता था। इसलिए चाहे बदला लेने के लिए हो या अपनी मर्दानगी को पुनः प्राप्त करने के लिए, उसे अपनी साधना में कड़ी मेहनत करनी ही थी। सौभाग्यवश इस महल के गुप्त क्षेत्र में उस रहस्यमय विशेषज्ञ ने कई खजाने और साधना की गोलियां छोड़ दी थीं। उनकी प्रतिभा में भी सुधार हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महल के अंदर वह दक्षिणी क्षेत्र के अपूर्ण कानूनों की अनदेखी कर सकता था और सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। औषधीय गोलियों के अलावा वरिष्ठ ने उसे कुछ कलाकृतियां भी दी थीं, जिनमें सबसे निम्न स्तर की कलाकृति सम्राट स्तरीय थी। यदि वह सफलतापूर्वक साधना करता तो दुष्ट पुत्र से बदला लेने की उसकी उम्मीदें असंभव नहीं थीं। मैं अपनी मर्दानगी जरूर वापस पा लूंगा। उस नन्हे दुष्ट राजा के मन में एक सुंदर आकृति कौंध गई। उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं। वह सम्राट पद तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। इसके बाद उस छोटे दुष्ट राजा ने अपने घावों का इलाज शुरू किया। वह ठीक होने के बाद ही साधना कर सकता था। उसी समय उसने वह कलाकृति निकाली जो उस वरिष्ठ व्यक्ति ने उसके लिए छोड़ी थी। कढ़ाई की सुइयां और एक खंजर। कढ़ाई की सुइयों को देखते हुए छोटा दुष्ट राजा गहरी सोच में डूब गया। बड़े ने उसके लिए कढ़ाई की सुइयां क्यों छोड़ी होंगी? उन्हें लगा कि बुराई से बचाव करने वाले अमर ग्रंथ में कुछ अपरंपरागत बातें कही गई हैं। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उस छोटे दुष्ट राजा को सौभाग्य प्राप्त हुआ और वह आपके द्वारा स्थापित भाग्यशाली रहस्यमयी लोक में प्रवेश कर गया। आपकी शरारत के कारण उसने अपनी तलवार से खुद को नपुंसक बना लिया। आपको रक्त पुनर्जन्म तकनीक से पुरस्कृत किया गया है। चूजुवान साधना कर रही थी, तभी अचानक सिस्टम का इनाम आ गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह छोटा दुष्ट राजा चूजुवान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या वह छोटा दुष्ट राजा सचमुच उसी भाग्यशाली रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गया था जिसे उसने स्थापित किया था? इसके अलावा उसने अपनी तलवार से खुद को नपुंसक बना लिया था। उस समय उसने जो शरारत रची थी उसे याद करते हुए उसने सोचा था कि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि सिर्फ एक पन्ना पढ़ने के बाद खुद को नपुंसक बना ले। अंत में सचमुच एक मूर्ख था जिसने एक पृष्ठ पढ़ने के बाद खुद को नपुंसक बना लिया था। चूजुवान को नहीं पता था कि उस छोटे दुष्ट राजा को मैनुअल की शेष सामग्री पढ़ने के बाद कैसा महसूस होगा। उन्हें लगा कि यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। यह प्रतिशोध था। वह छोटा दुष्ट राजा एक क्रूर और विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति था जिसे सुंदर महिलाओं के टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिलाना पसंद था। अंत में उसे अपने कर्मों का फल मिला और उसने स्वयं को नपुंसक बना लिया। अगर यह प्रतिशोध नहीं था तो फिर क्या था? डॉट 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 डॉट। चूजुवान ने एक पल के लिए उस छोटे दुष्ट राजा के लिए शोक व्यक्त किया।
अगर किसी और ने उसकी शरारत की वजह से खुद को नपुंसक बना लिया होता तो चू जुबान को शायद अपराध बोध होता। हालांकि वह व्यक्ति थोड़ा मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर सकता है जिसने पहला पृष्ठ पढ़ने के बाद ही खुद को नपुंसक बना लिया, लेकिन आखिरकार वह एक निर्दोष व्यक्ति था। अगर उसकी शरारत की वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ ऐसी त्रासदी हुई होती तो चू जुबान को कमोबेश इसका अफसोस होता। हालांकि जिसने खुद को नपुंसक बना लिया था वह छोटा दुष्ट राजा था, इसलिए उसे कोई दोष नहीं था। उस छोटे दुष्ट राजा ने खुद को नपुंसक बना लिया, यही उसका दंड था। यह उनका प्रायश्चित था। चू जुबान को उस छोटे दुष्ट राजा की ज्यादा परवाह नहीं थी। चूंकि वह भाग्यशाली रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, यह उसके लिए एक सौभाग्यशाली अवसर था। अपनी साधना में सफल हो जाने के बाद वह छोटा दुष्ट राजा निश्चित रूप से जल्द दुष्ट पुत्र से बदला लेगा। उन्होंने पुरस्कार प्रणाली की जांच की। रक्त पुनर्जन्म तकनीक। ये तकनीक व्यक्ति को रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म लेने की अनुमति देती है। पुनर्जन्म लेने के बाद व्यक्ति के पास मूल शरीर की 70% शक्ति होगी और वह मूल शरीर की प्रतिभा और सभी क्षमताओं को बरकरार रखेगा। रक्त पुनर्जन्म तकनीक का विवरण पढ़ने के बाद चू जुबान सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ। इस गुप्त तकनीक में महारत हासिल करने के बाद चाहकर भी मरना उसके लिए मुश्किल होगा। रक्त पुनर्जन्म तकनीक का उपयोग पुनर्जन्म के रक्त की एक बूंद को पहले से संघनित करने के लिए किया जा सकता था। इसे कहीं भी रखा जाए, मूल शरीर की मृत्यु होते ही इस रक्त की बूंद से उसका पुनर्जन्म हो सकता था। पुनर्जन्म के बाद नए शरीर में मूल शरीर की 70% शक्ति होगी। इसके अलावा चूंकि इसमें मूल शरीर की प्रतिभा और उसकी सभी क्षमताएं बरकरार थी, इसलिए उनके लिए नए सिरे से साधना करना और फिर से उठ खड़ा होना पूरी तरह से संभव था। रक्त पुनर्जन्म तकनीक केवल पुनर्जन्म के रक्त की एक बूंद तक ही सीमित नहीं थी, यह एक ही समय में पुनर्जन्म के रक्त की 9 बूंदों को भी संघनित कर सकती थी। जब तक खून की 9 बूंदें एक ही समय में नष्ट नहीं हो जाती, मूल शरीर की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म हो सकता है। यदि पुनर्जन्म के रक्त की सभी 9 बूंदें सुरक्षित होती तो मूल शरीर के गिरने के बाद वह पुनर्जन्म लेने के लिए मूल शरीर के सबसे निकट की रक्त की बूंद का चयन करता। यदि पुनर्जन्म के तुरंत बाद ही नए शरीर की हत्या कर दी जाए तब भी दूसरी और तीसरी बूंदें सक्रिय हो जाएंगी। इसे एक अमर गुप्त तकनीक कहा जा सकता है। चू जुबान को सुखद आश्चर्य हुआ। उस छोटे दुष्ट राजा का आत्मा बलिदान वाकई सार्थक था। उसी ने चू जुबान को इतनी शक्तिशाली गुप्त तकनीक प्रदान की थी। उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। रक्त पुनर्जन्म तकनीक में महारत हासिल करने के बाद चू जुबान ने उत्सुकतावश अपने लिए पुनर्जन्म रक्त की एक बूंद संघनित की। पुनर्जन्म के रक्त की बूंद की शक्ति मुख्य रूप से महान दाव से आती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि यह गुप्त तकनीक कितनी उच्च कोटि की थी। इसका यह भी अर्थ था कि साधारण साधक इस शक्तिशाली गुप्त तकनीक का अभ्यास बिल्कुल नहीं कर सकते थे। वह अपने लिए पुनर्जन्म के रक्त को संघनित करने के अलावा दूसरों के लिए भी पुनर्जन्म के रक्त को संघनित कर सकता था। चू जुबान ने सू जियाने को बुलाया। उसने उसके लिए पुनर्जन्म के रक्त की एक बूंद को संघनित किया। सर, यह क्या है? सू शियान एड ने चू जुबान द्वारा उसके शरीर से निकाले गए रक्त को आश्चर्य भरी नजरों से देखा। उसे लगातार यह महसूस हो रहा था कि खून की इस बूंद का उससे कोई अवर्णनीय संबंध है। ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें कोई अज्ञात शक्ति समाहित है। ये पुनर्जन्म के रक्त की एक बूंद है। जब आपका मूल शरीर मर जाएगा तो आप इस रक्त की बूंद से पुनर्जन्म लेंगे। सू शियान एड बेहद हैरान थी। ये किस प्रकार की तकनीक थी? सर, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक मेरे शरीर में खून की यह बूंद है मैं नहीं मरूंगा? ये तो सिद्धांत है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से खुद को अजेय मत समझो और मूर्खतापूर्ण काम करने की कोशिश मत करो। चू जुबान ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। सू शियान एड ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी। चू जुबान ने अपना हाथ हिलाया और पुनर्जन्म के रक्त की एक बूंद पॉकेट आयाम में उड़ गई। इसके बाद चू जुबान ने चू पिंगफान, चू यू और जियांग जिंग के लिए पुनर्जन्म रक्त की एक बूंद को संघनित किया। रक्त पुनर्जन्म की तकनीक से उनके शिष्य लगभग अमर हो गए थे। बाहर निकलने के बाद वे उत्पात मचा सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वे मरकर फिर से जन्म ले सकते थे। चू जुबान सोचने लगा, सबसे खतरनाक स्थिति में दानव बुद्ध थे। वे दानव क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, इसलिए उनका शिकार होना आसान था। दानव बुद्ध के जीवन को संरक्षित करना आवश्यक था। यदि एक दिन दानव बुद्ध की हत्या कर दी जाए और कुछ ही समय बाद वह पुनर्जीवित हो जाए तो संभवतः उसके शत्रु बहुत भयभीत हो जाएंगे। इसके विपरीत बौद्ध और भी अधिक कट्टरपंथी हो जाएंगे। यदि कोई बौद्ध धर्म का पालन करे तो उसका पुनर्जन्म हो सकता है। क्या ये बात पर्याप्त आकर्षक नहीं थी? अधिकाधिक राक्षस प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ होंगे और बौद्ध धर्म अपना लेंगे। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म ग्रंथों के ज्ञान के तहत वे कट्टर बौद्ध बन जाते थे। चू जुबान ने असंख्य स्वर्गीय दर्पण निकाला और उसे दानव बुद्ध से जोड़ा, जिससे उसके लिए पुनर्जन्म के रक्त की 2 बूंदें संघनित हो गईं। दानव बुद्ध को एक बूंद गुप्त स्थान पर रखने के लिए दी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद वे पुनर्जन्म के लिए इसी रक्त की बूंद पर निर्भर रहेंगे। चू जुबान ने खून की दूसरी बूंद को वापस खींचकर पॉकेट डायमेंशन में फेंक दिया। उन्हें डिंग यू और वांग लुओ की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। भाग्य के बच्चे इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। इसके अलावा उन्होंने उन्हें जीवन बचाने के कई उपाय भी बताए थे। वह छोटा दुष्ट राजा सौभाग्यशाली रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, जिसका अर्थ था कि वह बहुत भाग्यशाली था। चू जुबान उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वह उठ खड़ा होगा। उसने भाग्यशाली रहस्यमय क्षेत्र में बहुत सारे प्राकृतिक खजाने और साधना की गोलियां छोड़ दी थीं, जो छोटे दुष्ट राजा के लिए किसी काम की साधना करने के लिए पर्याप्त होंगी। इसके अलावा भाग्यशाली रहस्यमय क्षेत्र के भीतर कोई सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चला तो वह छोटा दुष्ट राजा असुर प्राचीन भूमि के उद्घाटन में भाग लेगा। वह निश्चित रूप से वहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चू जुबान ने उस छोटे दुष्ट राजा की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वह निरंतर कठोर साधना करता रहा और यथाशीघ्र दाव क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करता रहा। 1 माह बाद आपके शिष्य हु तियान्या ने सम्राट स्तर प्राप्त कर लिया है। आपको 100 वर्षों की साधना का पुरस्कार मिला है।
इस व्यवस्था का इनाम अचानक मिल गया। चू जुबान दंग रह गया। क्या हू तियान्या ने सम्राट स्तर प्राप्त कर लिया था? जैसा कि अपेक्षित था, भाग्य के बच्चों को खुद को जोखिम में डालकर चुनौती देनी पड़ी। केवल इसी तरह वे अपनी साधना के स्तर को तेजी से बढ़ा सकते थे। उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्तमान चू जुबान के लिए 100 वर्षों की साधना को साधना में मामूली वृद्धि ही माना जा सकता है। हालांकि 100 वर्षों की साधना से मिली शक्ति के बदौलत वह दिव्य क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो गया था। चू जुबान ने साधना जारी रखी। वह मुख्य रूप से स्थिर दाव सिद्धांत को समझने के साथ साथ अपनी संचय क्षमता बढ़ाने के लिए औषधीय गोलियों का सेवन करता था। गड़गड़ाहट। अचानक जेब के आयाम में बदलाव आ गया। चू जुबान ने साधना रोक दी और देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। पॉकेट साइज का विस्तार हो रहा था और उसमें अपग्रेड किया जा रहा था। दाव की आभा उस छोटे से आयाम के हर इंच में व्याप्त थी और बुद्ध नानबू ने भी सफलतापूर्वक दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। उत्पत्ति दाव क्रिस्टल के पास स्थित आत्मा की कठपुतलियों में एक बार फिर परिवर्तन हुआ। उनकी शक्ति और भी बढ़ गई और उनकी आध्यात्मिक बुद्धि भी उच्च स्तर की हो गई। वे वर्तमान में वास्तविक जीवित प्राणी बनने की दिशा में विकसित हो रहे थे। चू जुबान को इस बात की चिंता नहीं थी कि आत्मा की कठपुतलियां बुद्धि प्राप्त कर लेंगी और उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। चू ही और चू एर की बुद्धिमत्ता का पोषण उनकी दिव्य आत्मा द्वारा ही हुआ था। इसके अलावा पॉकेट डायमेंशन और ओरिजिन दाव क्रिस्टल भी उसी के थे। आत्मा की कठपुतलियों में चाहे कितना भी बदलाव आ जाए, वे कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं होंगी। पॉकेट डायमेंशन को अपग्रेड करने का कारण यह था कि ओरिजिन दाव क्रिस्टल ने अंततः एक और रूपांतरण से गुजर चुका था। चू जुबान ने पाया कि ओरिजिन दाव क्रिस्टल के रूपांतरण के बाद उसमें एक नई क्षमता आ गई थी। महान दाव के साथ उसका संबंध और भी घनिष्ठ हो गया था। हालांकि फिलहाल वह ओरिजिन दाव क्रिस्टल को ग्रेट दाव में प्रवेश करने के माध्यम के रूप में एक और बदलाव ही काफी होना चाहिए। चू जुबान ने अनुमान लगाया कि ओरिजिन दाव क्रिस्टल में होने वाला अगला परिवर्तन संभवतः उसे महान दाव में प्रवेश करने के लिए एक माध्यम के रूप में इसका उपयोग करने की अनुमति देगा। चू जुबान ने स्वयं अपनी दिव्य आत्मा के साथ महान दाव की यात्रा के लाभों का अनुभव किया था। दाव युआन स्तर के साधक इतने शक्तिशाली क्यों थे? ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वे महान दाव में प्रवेश कर सकते थे और महान दाव के भीतर अपने स्वयं के दाव मार्ग खोल सकते थे। केवल दाव युआन क्षेत्र के साधक ही महान दाव के माध्यम से यात्रा कर सकते थे। दाव क्षेत्र के साधकों को साधना करने में इतनी कठिनाई इसलिए होती थी क्योंकि उन्हें ज्ञानोदय पर निर्भर रहना पड़ता था। यदि वह महान दाव में प्रवेश कर ज्ञानोदय प्राप्त कर ले तो क्या उसकी साधना का स्तर 100 गुना तेजी से बढ़ जाएगा। ओरिजिन दाव क्रिस्टल एक अनमोल खजाना था जो दाव क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद चू जुबान के साधना स्तर को तेजी से बढ़ा सकता था। चू जुबान की आंखों में आशा की चमक थी जब उसने ओरिजिन दाव क्रिस्टल को देखा। एक बार जब वह ओरिजिन दाव क्रिस्टल के माध्यम से महान दाव में प्रवेश कर लेगा तो दाव क्षेत्र में उसकी साधना की गति अभूतपूर्व हो जाएगी। वह दाव स्तर तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति होने का रिकॉर्ड बनाएंगे। दाव क्षेत्र के 36 स्तर 36 पहाड़ों के समान थे। हर कोई दाव क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर तक नहीं पहुंच सकता था। शू यांग और होंग युवानचू एक ही पीढ़ी के थे, फिर भी वह दाव क्षेत्र के केवल 30वें स्तर पर ही थे। वह प्याओ रुयुन से केवल थोड़ा ही अधिक बलवान था। ... इससे ये देखा जा सकता था कि दाव स्तर पर पहुंचने के बाद साधना करना कितना कठिन था। इस बार ओरिजिन दाव क्रिस्टल के रूपांतरण के बाद अगला रूपांतरण और भी कठिन होगा। इसमें काफी समय लगेगा। ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप में वर्तमान में मौजूद लोगों की संख्या को देखते हुए कौन जानता है कि ओरिजिन दाव क्रिस्टल को पुनः रूपांतरित होने में कितना समय लगेगा। ओरिजिन दाव क्रिस्टल के रूपांतरण में तेजी लाने के लिए समूह में अधिक दाव क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करना आवश्यक था। यदि वह समूह में दाव युआन क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या बढ़ा सके तो ओरिजिन दाव क्रिस्टल का रूपांतरण बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। दाव युआन क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाकर मूल दाव क्रिस्टल को पोषित करने वाली दाव आभा की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि होगी, जो दाव क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली मात्रा से कहीं अधिक होगी। हालांकि दाव युआन क्षेत्र के विशेषज्ञ मिलना मुश्किल था, इसलिए उन्हें भर्ती करने के बारे में चिंतित होने का कोई मतलब नहीं था। पॉकेट आयाम के उन्नयन के बाद इसके भीतर का महान दाव अधिक पूर्ण हो गया और दाव आभा में भी थोड़ी वृद्धि हुई। अपग्रेड के बाद पॉकेट आयाम और वास्तविकता के बीच समय प्रवाह का अंतर कम हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि यह 9 क्षेत्रों के साथ तालमेल बिठाने की दिशा में विकसित हो रहा है। चू जुबान ने पॉकेट आयाम में समय प्रवाह के अंतर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसे बदला जा सकता था, लेकिन ऐसा करने से पॉकेट आयाम के नियमों की शक्ति का उपभोग हो जाता। हालांकि पॉकेट आयाम में कुछ स्थानों पर समय को तेज करना अभी भी संभव था। ये देखकर चू जुबान ने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया और पॉकेट आयाम को विकसित होने दिया। यदि वह अपनी साधना के स्तर को तेजी से बढ़ाना चाहता है तो वह समय प्रवाह के अंतर को तेज करने के लिए पॉकेट आयाम में एक स्थान निर्दिष्ट कर सकता है या अंदर और बाहर के बीच समय प्रवाह के अंतर को समायोजित कर सकता है। उत्पत्ति दाव क्रिस्टल अभी भी रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। यह एक नवजात महान दाव की तरह था जो धीरे धीरे विकसित हो रहा था। इस रूपांतरण के बाद एक नई क्षमता का जन्म हुआ। चू जुबान ने गौर से देखा। हालांकि रूपांतरण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, लेकिन नई क्षमता पहले ही प्रकट हो चुकी थी। ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप के सदस्य ओरिजिन दाव क्रिस्टल का उपयोग करके वस्तुओं को स्थानांतरित कर सकते थे। इन्हें ओरिजिन दाव क्रिस्टल से जुड़ाव के माध्यम से सीधे दूसरे पक्ष को हस्तांतरित किया जा सकता है। वस्तु के मूल स्वामी की सभी आभा और छापें मिट जाएंगी। ओरिजिन दाव क्रिस्टल के माध्यम से प्रेषक की आभा का पता लगाकर वस्तु पर प्राप्तकर्ता की आभा को पुनः अंकित किया जाएगा। इसे अतुलनीय रूप से शक्तिशाली कहा जा सकता है। यह वास्तव में एक सर्वोच्च खजाना होने के योग्य था जो महान दाव से जुड़ा हुआ था। यह महान दाव की शक्ति के माध्यम से ही यह सब कर सकता था। जब तक वह वस्तु महान दाव से आगे नहीं निकल जाती, तब तक वह मूल दाव क्रिस्टल की क्षमता को प्रभावित या परिवर्तित करने में असमर्थ होगी। चू जुबान एक अपवाद थी। ओरिजिन दाव क्रिस्टल की नई क्षमता बहुत शक्तिशाली और समयोचित थी। चू जुबान ने समूह के सदस्यों के खजाने को हड़पने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, विशेषकर दाव युआन क्षेत्र के विशेषज्ञों के खजाने।
हालांकि जिस बात ने उन्हें परेशान किया वह ये थी कि वह एक बहुत बड़े व्यक्ति थे और ग्रेट दाओ कम्युनिकेशन ग्रुप के मालिक थे। तो क्या उसे कुछ खजाने दूसरों को हस्तांतरित नहीं करने पड़े? हालांकि उसके पास कई खजाने मौजूद थे, लेकिन दाओ युआन क्षेत्र के विशेषज्ञों की नज़र में आने वाले खजाने बहुत कम और दुर्लभ थे। इसके अलावा चू जुबान ऐसे खजाने को देने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, अगर वह अपनी कमाई दोगुनी कर ले तो बात अलग है। उसमें अभी भी कुछ कमी थी। चू जुबान ने आह भरी। ओरिजिन दाओ क्रिस्टल की नई क्षमता को फिलहाल जारी नहीं किया जा सका है। जब उसके पास और अधिक क्षमता होगी और दाओ क्षेत्र की पर्याप्त समझ होगी, तब वह अपनी शक्ति का उपयोग करके उन्हें धोखा दे सकेगा। उसे पकड़े जाने की चिंता नहीं होगी, इसलिए नई क्षमता को प्रकट करने में अभी देर नहीं होगी। इस प्रणाली द्वारा प्रतिदिन दिए जाने वाले पुरस्कार को पहले ही दिव्य क्षेत्र के संसाधनों के स्तर तक उन्नत कर दिया गया था। जो सिस्टम रिवॉर्ड्स कभी कभार ट्रिगर होते थे, वे सभी दाओ क्षेत्र से ऊपर के थे। यदि वह कुछ समय तक घर पर ही रहता है, तो सिस्टम के दैनिक पुरस्कार अंततः दाओ स्तर तक अपग्रेड हो जाएंगे। उस समय उसके पास दूसरों के साथ व्यापार करने का कहीं अधिक मजबूत आधार होगा। चू जुबान बेहद उत्सुक थी। काफी समय हो गया था जब उसने विभिन्न लोगों से जुड़ने के लिए असंख्य दिव्य दर्पण का उपयोग किया था। उसे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या उसे भाग्य की कोई और संतान मिल सकती है। फिर वह उन्हें अपने घर में ले जाता था। इससे सिस्टम के रिवॉर्ड मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आंगन में स्थित भाग्य के रहस्यमय लोकों की स्थापना भी अभी तक नहीं हुई थी। इतना समय बीत चुका था, लेकिन भाग्य के किसी भी नए बच्चे को आकर्षित करने में वे सफल नहीं हुए थे। शायद दूरी बहुत अधिक थी और भाग्य के बच्चों को आकर्षित करने में लगने वाला समय उससे भी अधिक था। उत्तरी क्षेत्र में भाग्य के बच्चों में से मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के बच्चों को छोड़कर बाकी सभी को चू जुबान की सेवा में शामिल माना जा सकता है। हालांकि जियाओ लियांग ने उसे अपना गुरु नहीं माना था, फिर भी उसके चू जुबान के साथ कुछ संबंध थे। चू जुबान ने फैसला किया कि अगर उसकी मुलाकात फिर से जियाओ लियांग से हुई तो वह हर हाल में उसे अपना स्वामी स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा। भाग्य के बच्चों में जियाओ लियांग हमेशा बाहर घूमता रहता था, इसलिए उसके सिस्टम रिवॉर्ड को ट्रिगर करने की संभावना बाकी सभी से कहीं अधिक थी। असंख्य स्वर्गीय दर्पण छवि का प्रक्षेपण प्रकट हुआ। यह एक विचित्र और ऊबड़ खाबड़ घाटी से जुड़ा हुआ था। चू जुबान बेहद हैरान थी। ऐसा लग रहा था मानो घाटी को एक रहस्यमयी परत ने ढक रखा हो, जिसके नीचे कोई अज्ञात शक्ति छिपी हुई हो। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद उसने पाया कि यह समय से संबंधित एक शक्ति। पल भर में चू जुबान को पौराणिक समय रहस्यवादी क्षेत्र का ख्याल आया। एक समय की बात है, एक बेहद भाग्यशाली व्यक्ति गलती से समय के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गया और 100 वर्षों तक साधना करता रहा, जबकि बाहरी दुनिया में केवल 1 वर्ष ही बीता था। ये घाटी एक समय का रहस्यमय क्षेत्र थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रहस्यमयी जगत की शक्ति समाप्त हो गई हो और अब बिखर रही हो। उसके भीतर छिपा व्यक्ति अब बाहर आने ही वाला था। चू जुबान ने उम्मीद भरी निगाहों से देखा। जो लोग समय के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर सके वे सभी बेहद भाग्यशाली लोग थे। ये लगभग निश्चित था कि यह व्यक्ति भाग्य की संतान था। आमतौर पर केवल 3 ही स्थितियां होती थीं जिनमें समय संबंधी रहस्यमय क्षेत्र का निर्माण होता था। पहली, कुछ विशेष परिस्थितियों में महान दाओ के नियम संघनित होकर समय संबंधी रहस्यमय क्षेत्र का निर्माण करते थे। इस प्रकार का रहस्यमय क्षेत्र बहुत उच्च स्तर का था और यह महान दाओ द्वारा दिया गया एक अवसर था। इस प्रकार के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करना महान दाओ की कृपा प्राप्त करने के समान था। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, दिव्य क्षेत्र ही अंतिम पड़ाव नहीं होता और दाओ क्षेत्र तक पहुंचना संभव होता है। दूसरा प्रकार मानव निर्मित रहस्यमय क्षेत्र था। जो लोग समय के रहस्यमय क्षेत्र की स्थापना कर सकते थे वे सभी दाओ क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। हालांकि वे केवल अपनी साधना और एक निश्चित जीवन काल का उपयोग करके ही एक समय आधारित रहस्यमय क्षेत्र स्थापित कर सकते थे। ये विशेषज्ञ आमतौर पर उत्तराधिकारी की खोज करने या गंभीर चोटों से उबरने के लिए इस तरह का क्षेत्र स्थापित करते थे। शक्तिशाली शत्रुओं से बचने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करने के लिए उन्हें एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती थी। तीसरी स्थिति वह थी जहां यह रहस्यमय क्षेत्र कुछ प्राकृतिक खजानों द्वारा निर्मित होता था। उदाहरण के लिए, समय से संबंधित प्राकृतिक खजाने ऐसे समय संबंधी रहस्यमय क्षेत्रों का निर्माण करते थे। चू जुबान ने इस विचित्र घाटी को देखा और यह समझने की कोशिश की कि इस समय के रहस्यमय क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ होगा। यदि यह मानव निर्मित होता तो इसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उस विशेषज्ञ के कर्मों से प्रभावित होता जिसने समय के रहस्यमय क्षेत्र की स्थापना की थी। समय के रहस्यमय क्षेत्र की स्थापना करने वाला व्यक्ति जीवित हो या मृत, कर्म का यह सिलसिला बना रहता है। चू जुबान को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या उसे इस समय के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार करना चाहिए या नहीं। गहन अवलोकन के बाद चू जुबान ने मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया कि इस बार के रहस्यमय क्षेत्र के किसी प्रकार के प्राकृतिक खजाने से निर्मित होने की 80% संभावना है। जो व्यक्ति इस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था वह निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली व्यक्ति था। उस विचित्र घाटी के चारों ओर की लहरें एक झिलमिलाहट के साथ गायब हो गईं। घाटी में 2 आकृतियां प्रकट हुईं। वे जियो लियांग और लियू पियाओ पियाओ थे। चू जुबान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने आह भरी। जियाओ लियांग, इस बच्चे की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। असंख्य दिव्य दर्पण वास्तव में दूसरी बार उससे जुड़ा। लियू पियाओ पियाओ अभी भी अपनी दिव्य आत्मा की अवस्था में थी, लेकिन उसकी दिव्य आत्मा बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई थी और उसकी साधना वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गई थी। जियाओ लियांग ने तो सम्राट स्तर के 5वें तल तक भी पहुंच हासिल कर ली थी। उसके शरीर के चारों ओर एक पुरानी लता लिपटी हुई थी। उसकी ऊपरी शाखाओं पर झुर्रियां थीं और कुछ भूरे भूरे पत्ते थे। उस पुरानी लता से एक प्राचीन आभा निकल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अनगिनत वर्षों तक जीवित रहा हो। चू जुबान जानती थी कि वह पुरानी लता समय से संबंधित खजाना थी। धीमी बेल, जहां धीमी गति से बढ़ने वाली लता उगती थी वहां वह एक रहस्यमय क्षेत्र का निर्माण करती थी जो समय को गतिमान कर देता था। ... उस धीमी गति से बढ़ने वाली लता में अपने पास आने वाली हर चीज की गति को धीमा करने की क्षमता थी।
इसमें हमले भी शामिल थे। शाओ लियांग ने वास्तव में धीमी गति वाली लता प्राप्त कर ली थी। हालांकि धीमी गति वाली लता ने अभी तक उसे अपना स्वामी नहीं माना था और अभी तक परिष्कृत नहीं हुई थी, लेकिन समय आने पर वह उसे अपना स्वामी मान लेगी। चू जुबान आह भरे बिना नहीं रह सकी। इस शाओ लियांग की किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी। भाग्य के सिद्धांत को समझ लेने के बाद चू जुबान भाग्य के बारे में पूरी तरह से अनजान नहीं रह गया था। अब जब उसने शियाओ लियांग को देखा तो ऐसा लगा कि यह लड़का पश्चिमी क्षेत्र के भाग्य का पुत्र मात्र नहीं था। यह बहुत संभव था कि वह उत्तरी क्षेत्र के भाग्य का पुत्र था। उन्होंने उत्तरी क्षेत्र के महान भाग्य का भार अपने कंधों पर उठाया। ये वही परिवर्तन होना चाहिए जो उसने हाल ही में प्राप्त किया था। चूंकि वह शियाओ लियांग था, इसलिए चू जुबान ने उसे अपना शिष्य बनाने का फैसला किया। उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ। उन्हें उस समय शियाओ लियांग को अपना शिष्य बना लेना चाहिए था। अगर उसने उस समय शियाओ लियांग को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया होता, तो जब वह समय के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करता और धीमी बेल जैसा खजाना प्राप्त करता, तो इससे निश्चित रूप से सिस्टम का इनाम सक्रिय हो जाता। इसके अलावा इनाम निश्चित रूप से असाधारण होता। जियाओ लियांग को शिष्य के रूप में स्वीकार करना पड़ा। चू जुबान ने अपना निर्णय लिया और तुरंत खुद को प्रकट कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी की लघु तकनीक बनाने के बाद उन्होंने फैसला किया था कि अगर उन्हें शियाओ लियांग और लियू पियाओ पियाओ से दोबारा मिलने का मौका मिला तो वे ये गुप्त तकनीक लियू पियाओ पियाओ को सौंप देंगे। अब जब उसे यह गुप्त तकनीक उसे सिखाने का मौका मिल गया था, तो वह शियाओ लियांग को भी शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता था। अरे फिर से तुम? चू जुबान ने आश्चर्य से पूछा। शाओ लियांग ने ऊपर देखा और धड़ाम से जमीन पर घुटने टेक दिए। लियू पियाओ पियाओ वही थे। शाओ लियांग थोड़ा घबराया हुआ था। उसने एक हाथ से अपने शरीर पर लिपटी बेल को कसकर पकड़ लिया। यह एक अनमोल खजाना था। क्या वह बुजुर्ग व्यक्ति लालच में आ जाएगा? वह बहुत घबराया हुआ था। लियू पियाओ पियाओ वही थे। नमस्कार सीनियर, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चू जुबान ने सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। हमारा दोबारा मिलना वाकई किस्मत में लिखा है। बोलते हुए उन्होंने शियाओ लियांग की ओर देखा और कहा, छोटे बच्चे, तुम्हारी किस्मत वाकई लाजवाब है। तुमने धीमी गति वाली बेल हासिल कर ली। ये तो बस एक संयोग था। शाओ लियांग बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि यह शक्तिशाली विशेषज्ञ उसकी धीमी गति से बढ़ने वाली लता को पसंद कर लेगा। चू जुबान ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस एक धीमी गति से बढ़ने वाली लता है। एक मामूली पौधा मेरे ध्यान देने लायक नहीं है। चूंकि हमारा मिलना नियति है, इसलिए मैं धीमी गति से बढ़ने वाली लता को यह समझाने में आपकी मदद करूंगा कि आप उसके स्वामी हैं। जैसे ही चू जुबान ने बोलना शुरू किया, उसने अपना हाथ हिलाया और शक्ति की एक धारा भेजी। समय भ्रम तकनीक। शाओ लियांग को केवल इतना महसूस हुआ कि एक रहस्यमय और अथाह शक्ति उसके शरीर से जुड़ रही है। वह रहस्यमयी शक्ति कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। इसके तुरंत बाद उसका दिल कांप उठा। क्या ये वही समय से संबंधित शक्ति नहीं थी जो समय के रहस्यमय क्षेत्र में विद्यमान थी? क्या ये धीमी गति से चलने वाली लता की विशेष शक्ति नहीं थी? वह हैरान रह गया। ये बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही भयानक था। वह हाथ के इशारे से समय को नियंत्रित कर सकता था। पल भर में जियाओ लियांग को लगा कि उसका धीमे विंस के साथ एक जुड़ाव बन गया है। धीमे चलने वाले विंस ने पहले ही उसे अपना स्वामी मान लिया था। धन्यवाद सीनियर, जियाओ लियांग ने आदरपूर्वक कहा। यह वरिष्ठ व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली था। उसने हाथ के एक इशारे से समय की शक्ति का प्रयोग करते हुए धीमी गति से बढ़ने वाली लता को यह स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि वह उसका स्वामी है। इससे उनका काफी समय बच गया। चूंकि हम दोबारा मिले हैं, इसका मतलब है कि हमारा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा है। क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करने को तैयार हो? चू जुबान ने पूछा। वह सोच रहा था कि क्या जियाओ लियांग उसे अस्वीकार कर देगा क्योंकि उसका गुरु लियू पियाओ पियाओ था। मैं तैयार हूँ। शाओ लियांग ने खुशी से प्रणाम किया। उन्होंने कहा, गुरुजी कृपया हमारे साक्षी बने। आज से लियू पियाओ पियाओ और मैं अब गुरु और शिष्य नहीं हैं। लियू पियाओ पियाओ ने आगे कहा, वरिष्ठ, मैं जानती हूँ कि मुझ में लियांग एर का मार्गदर्शन करने की क्षमता नहीं है। चूंकि लियांग एर ने आपको अपना गुरु मान लिया है, इसलिए मेरा उसके गुरु बनने का कोई दायित्व नहीं है। कृपया हमारे साक्षी बने। चू जुबान दंग रह गई। ये क्या था? उसने शाओ लियांग और लियू पियाओ पियाओ को अजीब भाव से देखा। क्या ये दोनों गुरु शिष्य का रिश्ता जारी रखने की योजना नहीं बना रहे थे, बल्कि दाव साझेदार बनने की योजना बना रहे थे? शाओ लियांग में एक नायक के समान भाव थे। ठीक है, मैं आपका गवाह बनूंगा। चू जुबान ने सिर हिलाया। गुरु आपका धन्यवाद। शाओ लियांग बेहद खुश था। उसने लियू पियाओ पियाओ को एक अलग ही तरह की भावना से देखा। उसकी निगाहें पड़ने पर लियू पियाओ पियाओ थोड़ी शर्मा गई। चू जुबान अवाक रह गई। लियू पियाओ पियाओ शाओ लियांग से कितने साल बड़ी थी? अब उसके हाथ में सोने की ईंटें नहीं थी, बल्कि सोने का पहाड़ था। लियू पियाओ पियाओ के बारे में क्या? क्या उसे नई घास चरने वाली बूढ़ी गाय माना जा सकता है? वे सभी किसान थे और उनकी आयु लंबी थी। उम्र उनके लिए कोई मुद्दा नहीं थी। चू जुबान ने लियू पियाओ पियाओ की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है? लियू पियाओ पियाओ शर्मिंदा दिखी और बोली, मैं मूर्ख थी और इसे समझ नहीं पाई। आशा के अनुसार। चू जुबान ने हाथ हिलाया और एक छोटी पुस्तिका आगे भेज दी। ये स्वर्ग और पृथ्वी की लघु तकनीक है। धन्यवाद सीनियर। लियू पियाओ पियाओ ने आश्चर्य से इसे स्वीकार कर लिया। चू जुबान ने जियाओ लियांग की ओर देखा। चूंकि उसने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपने संप्रदाय की साधना तकनीक और मानक गुप्त तकनीकें सिखानी ही थी। वह शाओ लियांग की प्रतिभा और योग्यता की जांच करने और उसे उपयुक्त साधना तकनीक सिखाने के लिए स्वर्ग के रहस्यों की उत्पत्ति की जांच तकनीक का उपयोग करने ही वाला था। तभी अचानक सिस्टम का इनाम आ गया। आपने शियाओ लियांग को शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। भाग्य के परिवर्तन के कारण वह उत्तरी क्षेत्र के भाग्य को धारण करता है। आपको असीमित युद्ध दाव और ईश्वर विजयी तारा दीप्ति से पुरस्कृत किया गया है। जैसा कि अपेक्षित था, जियाओ लियांग का भाग्य बदल गया, जिसके कारण वह उत्तरी क्षेत्र का भाग्य का पुत्र बन गया।
इसके अलावा सिस्टम ने उसे एक विशेष साधना तकनीक से पुरस्कृत किया था, असीमित युद्ध दाव। इसका मतलब यह था कि ज़ियाओ लियांग की प्रतिभा ये थी कि वह युद्ध कौशल में बेहद निपुण था। वह युद्ध कौशल में डिंग यू से भी कहीं बेहतर था, जिसके पास स्वर्ग की इच्छा तलवार की जन्मजात प्रतिभा थी। उसे लड़ना भी आता था। वह तो मानो मुख्य किरदार था। चू जुबान को असीमित युद्ध दाव और ईश्वर को पराजित करने वाले तारा दीप्ति की उपाधि प्राप्त हुई। ईश्वर को पराजित करने वाली तारा दीप्ति एक गहरे नीले रंग का लंबा भाला था। भाले की नोक तारों की रोशनी से जगमगा रही थी। इसके बाद उन्होंने हेवन सीक्रेट्स ओरिजिन प्रोबिंग तकनीक को सक्रिय किया। शाओ लियांग पश्चिमी क्षेत्र के शाओ परिवार का एक परित्यक्त बच्चा। वह युद्ध के लिए ही पैदा हुआ था। युद्ध की भावना उसकी हड्डियों, हृदय और आत्मा में व्याप्त है। शाओ लियांग की जानकारी देखकर चू जुबान ने बस आह भरी। शाओ लियांग वाकई कमाल की थी। अब तक शाओ लियांग अपने शिष्यों में सबसे कुशल योद्धा था। उसकी साधना तकनीक के कारण उसकी शक्ति डिंग यू और अन्य शिष्यों जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन असीमित युद्ध विधि का अभ्यास करने के बाद वह अपने शिष्यों में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। यहाँ तक कि डिंग यू भी उनसे तुलना करने लायक नहीं थे। उसी दायरे में शायद केवल चू पिंगफान की चरम दाव साधना तकनीक ही उससे प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। जन्मजात लड़ाकू प्रवृत्ति, लड़ाकू हृदय और लड़ाकू आत्मा। ये सचमुच बहुत ही शानदार था। वह युद्ध के लिए ही पैदा हुआ था। शाओ लियांग को शिष्य के रूप में स्वीकार करना वास्तव में एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। उत्तरी क्षेत्र का पहला मानव राजा संभवतः शाओ लियांग ही था। वह असुर प्राचीन भूमि के खुलने के दौरान निश्चित रूप से प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को पराजित करेगा। चू जुबान ने शाओ लियांग को बड़ी संतुष्टि से देखा और कहा, चूंकि तुम मेरे शिष्य बन चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें एक साधना तकनीक सिखाऊंगा। तुम अभी जिस साधना तकनीक का अभ्यास कर रहे हो वह बहुत निम्न स्तर की है और तुम्हारी प्रतिभा के अनुरूप नहीं है। ये सुनकर लियू प्याओ प्याओ का चेहरा असहज हो गया। शाओ लियांग को साधना की तकनीक उन्होंने ही सिखाई थी और उन्हें लगता था कि शाओ लियांग की प्रतिभा के लिए यही सबसे उपयुक्त साधना तकनीक है। ये साधना तकनीक भी उनके युग में एक प्रसिद्ध और अद्वितीय दिव्य तकनीक थी। हालांकि सीनियर के नजरिए से यह बहुत ही निम्न स्तर का था। उसका इसे बहुत घटिया कहना शायद महज उसकी नरमी थी। सीधे शब्दों में कहें तो शायद उसे लगा होगा कि यह बहुत ही घटिया था। गुरु आपका धन्यवाद। शाओ लियांग के चेहरे पर आशा भरी नजर थी। उसके गुरु उसे किस प्रकार की अद्वितीय साधना तकनीक सिखाएंगे। लियू प्याओ प्याओ द्वारा सिखाई गई साधना तकनीक वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थी। हालांकि किसी कारणवश शाओ लियांग को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपना पूरा मन और आत्मा उस तकनीक को सीखने में नहीं लगा पा रहा है। चू जुबान ने अपना हाथ उठाया और उंगली से इशारा किया। सेज मास्टर हेलो की क्षमता उसकी शक्ति के प्रवाह में जुड़ गई, जिसने सीधे असीमित युद्ध दाव को शाओ लियांग की दिव्य आत्मा में संचारित कर दिया। बूम! शाओ लियांग की युद्ध शक्ति तुरंत उबल पड़ी। उसका पूरा व्यक्तित्व रूपांतरित होता प्रतीत हुआ और उसकी युद्ध शक्ति मानो साकार हो रही थी। लियू प्याओ प्याओ हैरान रह गए। क्या उसकी युद्ध की मंशा साकार हो रही थी? सीनियर ने शाओ लियांग को किस प्रकार की अद्वितीय साधना तकनीक सिखाई? शाओ लियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और असीमित युद्ध के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। आधे घंटे बाद वह अपनी समझ की अवस्था से जाग उठा। वह असीमित युद्ध दाव की शक्ति को देखकर चकित रह गया। जब तक वह इस अद्वितीय साधना तकनीक का अभ्यास करता रहेगा, उसे विश्वास था कि उसकी युद्ध शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। ... गुरुजी, मुझे ये तकनीक सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। शाओ लियांग ने उत्साह में कई बार घुटने टेके। उठो, चूंकि तुम मेरे शिष्य हो तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो। चू जुबान ने सभी मानक गुप्त तकनीकें और साथ ही गॉड वैनिक्विशिंग स्टार रेडियंस भी ज़ियाओ लियांग को सौंप दी। बेशक बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए चू जुबान ने गॉड वैनिक्विशिंग स्टार रेडियंस की चमक को छुपाने के लिए कुछ तरकीबें अपनाई। इससे वह एक साधारण लंबे भाले जैसा दिखने लगा। ज़ियाओ लियांग ने गॉड वैनिक्विशिंग स्टार रेडियंस को अपने हाथों में पकड़ रखा था। वह हैरान था। बाहरी लोग शायद गॉड वैनिक्विशिंग स्टार रेडियंस की शक्ति को महसूस न कर पाएं, लेकिन वह कर सकता था। ये लंबा भाला कितना शक्तिशाली था। ये निस्संदेह एक दैवीय हथियार था। नहीं रुको, क्या ये किसी दिव्य हथियार के स्तर को भी पार कर गया? गॉड वैनिक्विशिंग स्टार रेडियंस के अलावा चू जुबान ने उसे कुछ अन्य गुप्त ताबीज और कलाकृतियां भी दी। उन्होंने उसे एक विशेष रूप से बनाया गया संचार ताबीज सौंप दिया। शाओ लियांग बेहद उत्साहित था। क्या किसी महाविशेषज्ञ के शिष्य को ऐसा ही सम्मान मिलता है? उस समय उसने आध्यात्मिक औषधि और एक बहुमूल्य हथियार प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए थे और बहुत कठिनाइयों का सामना किया था। कड़ी मेहनत करो और साधना करो। नौ क्षेत्र उथल पुथल भरे दौर में प्रवेश करने वाले हैं। केवल शक्ति ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। खतरे के साथ अवसर भी आते हैं। मुझे निराश मत करना। हाँ मास्टर, चू जुबान ने आह भरी। नामात्र के शिष्यों को छोड़कर वह पहले ही 6 शिष्यों को अपने शिष्य बना चुका था। वरिष्ठता क्रम के अनुसार ज़ियाओ लियांग वर्तमान में सबसे युवा शिष्य थे। उनके द्वारा सिखाई गई गुप्त तकनीकों को सीखने के बाद जब भी वे मिलते, उन्हें निश्चित रूप से एहसास हो जाता कि वे एक ही संप्रदाय से हैं। दक्षिणी क्षेत्र में आपके लिए एक अवसर आएगा, इसका भरपूर लाभ उठाएं। चू जुबान बातचीत समाप्त करने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि लियू प्याओ प्याओ उत्सुकता से उसकी ओर देख रही है। उसने जाली का एक टुकड़ा निकाला और उसे ऊपर रख दिया। यह एक गुप्त दिव्य आत्मा का खजाना है जो आपकी आत्मा के विनाश को रोक सकता है। चूंकि आप पहले से ही दिव्य आत्मा की अवस्था में हैं, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी की लघु तकनीक को ठीक से समझें। अपने भौतिक शरीर को पुनः प्राप्त करना तो बस एक छोटी सी बात है। धन्यवाद सीनियर, लियू प्याओ प्याओ ने खुशी से कहा। चू जुबान ने सिर हिलाया। लियू प्याओ प्याओ लगभग शाओ लियांग की दाव पार्टनर थी। हो सकता है उस दिन वह उसे गुरु कहकर पुकारे। वह ज्यादा कंजूस नहीं हो सकता था। ये तो बस एक छोटा सा दिव्य आत्मा का गुप्त खजाना था। असल में ये कुछ खास नहीं था। उसने ज़ियाओ लियांग के शरीर पर असंख्य स्वर्गीय दर्पण का चिन्ह लगा दिया ताकि वह जब भी आवश्यकता हो उससे संपर्क स्थापित कर सके।
असंख्य स्वर्गीय दर्पण को निष्क्रिय करने से पहले चू जुबान ने कहा, तुम्हारे कुछ वरिष्ठ भाई हैं। भविष्य में जब तुम मिलोगे तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को पहचान लोगे। साथ ही शिष्यों को आपस में एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। हाँ मास्टर। इसके बाद चू जुबान ने असंख्य स्वर्गीय दर्पण को एक तरफ रख दिया, इस उम्मीद में कि जियाओ लियांग भविष्य में उसे एक सुखद आश्चर्य देगा। इस बार उसने शाओ लियांग को धोखा नहीं दिया। इस शिष्य को गुमराह नहीं होना चाहिए। शाओ लियांग ने घाटी नहीं छोड़ी। इसके बजाय वह घाटी में ही रहा और असीमित युद्ध दाव के साथ साथ चू जुबान द्वारा उसे सिखाई गई विभिन्न गुप्त तकनीकों का अभ्यास करता रहा। लियू पियाओ पियाओ ने स्वर्ग और पृथ्वी की लघु तकनीक का अभ्यास किया। उनकी दिव्य आत्मा ने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के साथ संवाद स्थापित किया। इसके बाद चू जुबान ने अपना ध्यान डिंग यू और वांग लुओ की स्थिति की ओर मोड़ा। डिंग यू एक रहस्यमय क्षेत्र की खोज कर रही थी। वांग लुओ भी वैसा ही था। जैसे जैसे असुर प्राचीन भूमि के खुलने का दिन नजदीक आता गया, उत्तरी क्षेत्र में शांति का दौर शुरू हो गया। विभिन्न बड़े गुट असुर प्राचीन भूमि के खुलने की तैयारी में जुटे हुए थे। चर्चा के बाद विभिन्न बड़े गुटों ने दक्षिणी क्षेत्र में कोटा सीटों के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया। समय अभी तय नहीं हुआ था। दक्षिणी क्षेत्र के तीनों संप्रदाय और 2 साम्राज्य अपने पीछे के गुटों से और अधिक जुड़ते जा रहे थे। महान किन महारानी किन कियू ने कांत साधना में लीन हो गई थी और शायद ही कभी खुद को प्रकट करती थी। किन शाही परिवार में मौजूद जासूसों की बात करें तो वे प्रतिदिन महान कियान राजवंश के संपर्क में रहते थे। विभिन्न गुटों के जासूस जानकारी जुटाने और उसे अपने अपने गुटों तक पहुंचाने में और भी अधिक सक्रिय होते जा रहे थे। विभिन्न गुटों के कुछ जासूस भी पकड़े गए और मारे गए। चू जुबान आंगन में ही खड़ी रही और तूफान को आते हुए देखती रही। शाओ लियांग को अपना शिष्य स्वीकार किए हुए 1 महीना बीत चुका था। चू जुबान दाव खोज दर्पण का उपयोग करके दाव क्षेत्र के विशेषज्ञों की खोज कर रहा था। इस व्यवस्था का इनाम अचानक मिल गया। आपके शिष्य दानव बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया है और 10 लाख बौद्धों को ज्ञान प्राप्त कराया है। आपको बाएं और दाएं बौद्ध सेवकों से पुरस्कृत किया गया है। चू जुबान सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ। दानव बुद्ध वास्तव में दानव क्षेत्र के भाग्य के पुत्र के रूप में अपनी उपाधि के योग्य थे। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म के जन्म ने दानव क्षेत्र के भाग्य को भी प्रभावित किया था। उसे मुसीबत खड़ी करना बखूबी आता था। उसके द्वारा सिस्टम रिवॉर्ड को सक्रिय करने की संभावना बाकी सभी से कहीं अधिक थी। अभी कुछ ही समय बीता था, लेकिन वहां पहले से ही 10 लाख बौद्ध धर्मावलंबी हो चुके थे। दानव क्षेत्र की बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने की योजना का भविष्य बहुत उज्जवल था। चू जुबान ने इनाम की जांच की। बौद्ध सेवक कठपुतली की तरह नहीं हैं। वे सभी जीवित प्राणियों के लिए बुद्ध की इच्छा को महसूस कर सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। उनकी वर्तमान शक्ति दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। सिस्टम प्रोडक्ट से जैसी उम्मीद की जाती है वे वाकई असाधारण थे। कुल मिलाकर 2 बौद्ध सेवक थे जिन्हें बाएं और दाएं बौद्ध सेवक कहा जाता था। चू जुबान को पुरस्कार प्राप्त हुआ। बौद्ध सेवकों का शरीर सुनहरा था, वे गंजे और हटे कट्टे थे। वे बड़े बड़े बौद्ध माला धारण किए हुए थे, गरिमापूर्ण दिखते थे और भिक्षुओं के वस्त्र पहने हुए थे। उनकी मांसपेशियां सुस्पष्ट थीं। बुद्ध को नमस्कार, बौद्ध सेवकों ने सिर झुकाकर कहा। चू जुबान ने सिर हिलाया और हाथ हिलाकर बौद्ध परिचारकों को पॉकेट आयाम में भेज दिया। चूही और चूएर सहित उसके पास पहले से ही 4 दिव्य क्षेत्र के अधीनस्थ थे। चूही और चूएर का रूपांतरण हो रहा था और वे महज कठपुतली होने की सीमा को पार कर चुके थे। वामपंथी और दक्षिणपंथी बौद्ध सेवक भी केवल कठपुतली मात्र नहीं थे, वे एक विशेष प्रकार के अस्तित्व थे। इसके अलावा चाहे वह चूही हो, चूएर हो या बाएं और दाएं बौद्ध सेवक हों, वे सभी साधना कर सकते थे। उनकी शक्ति स्थिर नहीं थी। राक्षस बुद्ध ने पहले ही 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। क्या 10 मिलियन का आंकड़ा अभी भी बहुत दूर था? चू जुबान उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब बौद्धों की संख्या 10 मिलियन से अधिक हो जाएगी, और यह भी कि दानव बुद्ध आगे क्या करेगा। समय बहुत तेजी से बीत गया। 15 साल पूरे होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। चू जुबान की साधना भी दिव्य क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह धीरे धीरे दाव क्षेत्र के करीब पहुंच रहा था। स्थिर दाव सिद्धांत ने उन्हें महान दाव की गहरी समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इसके अलावा वे दाव की शक्ति के 5वें हिस्से का उपयोग करने में भी सक्षम थे। चुपिंगफान पहले ही संचय काल में प्रवेश कर चुका था और सम्राट स्तर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। चू जुबान को उससे बहुत उम्मीदें थीं। दोनों बौद्ध सेवकों की शक्ति बढ़ गई थी, वे दिव्य क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच चुके थे। दानव क्षेत्र में बौद्ध अनुयायियों की संख्या 3 मिलियन से अधिक हो गई थी। हालांकि अंततः बौद्ध धर्म ने दानव क्षेत्र की बड़ी जनजातियों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। दानव बुद्ध को कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा और उन्हें कई बार उनसे युद्ध भी करना पड़ा। वह कई बार घायल होकर भी बच निकला था। कई बौद्ध शिष्यों की भी हत्या कर दी गई। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और राक्षसी शक्ति का मुकाबला करने में बौद्ध शक्ति की प्रभावशीलता के बारे में जागरूकता फैली, कुछ राक्षसी जनजातियों ने बौद्ध धर्म का अध्ययन करना शुरू कर दिया क्योंकि वे इसका उपयोग स्वयं के लिए करना चाहते थे। हालांकि साधना करने के बाद उनमें बदलाव आने लगा। वे धर्मनिष्ठ बौद्ध बन गए और उन्होंने दूसरों को भी धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की पहल की। संक्षेप में कहें तो दानव बुद्ध के प्रकट होने के कारण दानव क्षेत्र में स्थिति बेहद खतरनाक हो गई थी। चू जुबान ने न तो हस्तक्षेप किया और न ही इस पर ज्यादा ध्यान दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना समय कठोर साधना में व्यतीत किया। दाव की खोज करने वाले दर्पण का उपयोग कुछ दिनों में केवल एक बार किया जाता था। हालांकि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी दाव क्षेत्र के कोई नए विशेषज्ञ नहीं मिल पाए थे। दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों की सीमा पर विशाल पर्वत श्रृंखला के भीतर कहीं, जिस स्थान पर कभी उस छोटे दुष्ट राजा ने पाताल लोक की जाति के सदस्य से लड़ाई की थी, वहां अचानक एक मायावी आकृति प्रकट हुई। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वह मायावी आकृति धीरे धीरे ठोस रूप धारण कर एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति में बदल गई। जैसे ही वह बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, आसपास का वातावरण उदास और ठंडा सा हो गया।
पाताल लोक की जाति का एक सदस्य, वह यहीं गायब हो गया। क्या उस पर कब्जा करने की कोशिश नाकाम रही? क्या इसकी वजह से हमारे कबीले का पर्दाफाश हो जाएगा? दाओयुआन का अंत निकट है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमारी जाति को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और दक्षिणी क्षेत्र से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और बंद किया, जिससे कुछ अजीब ध्वनि तरंगे निकली। कुछ ही देर बाद आकृतियां दिखाई देने लगी। महान बुजुर्ग अधोलोक जाति के सदस्यों का एक समूह सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के पीछे इकट्ठा हो गया। वहां केवल 100 से कुछ अधिक लोग थे। वहां पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे और उनकी शारीरिक शक्ति का स्तर अलग अलग था। सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति सबसे बलवान था। उनकी आभा से यह संकेत मिलता था कि वे स्वर्ग लोक के शिखर पर थे और दिव्य लोक से केवल आधा कदम दूर थे। महान बुजुर्ग ने अपने पीछे खड़े कबीले के सदस्यों की ओर देखा। उस भीषण आपदा के बाद पाताल लोक की जाति 9 क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। यहाँ मौजूद पाताल लोक की जाति के 100 से अधिक सदस्य 9 क्षेत्रों में शेष बचे पाताल लोक की जाति के सदस्यों का 1/3 हिस्सा थे। ... कभी अत्यंत शक्तिशाली रही पाताल लोक की जाति का इस हद तक पतन हो गया था। दक्षिणी क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। 9 क्षेत्र भी परिवर्तन का स्वागत करने वाले हैं। हमारी पाताल लोक जाति के पुनरुत्थान का अवसर आ गया है। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं और फिर से उठ खड़े होना चाहते हैं तो हमें चुपचाप रहना होगा। हमें अपनी पहचान बदलनी होगी और सही समय और अवसर का इंतजार करना होगा। कुलपति ने पाताल लोक की जाति के सदस्यों की ओर देखा। उसने अपना हाथ हिलाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मानचित्र प्रक्षेपण को संकुचित कर दिया। यह दक्षिणी क्षेत्र का नक्शा था। मानचित्र में प्रमुख बलों को दर्शाया गया था। महान किन राजवंश के क्षेत्र के भीतर स्थित एक क्षेत्र को लाल रंग से चिन्हित किया गया था। लाल रंग से चिन्हित स्थान चू काउंटी था। ग्रैंड एल्डर ने कहा, जांच के बाद पूरे दक्षिणी क्षेत्र में चू काउंटी का चू परिवार हमारे लिए सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। हम वहां चू परिवार पर कब्जा करने और उनकी पहचान को अपनाने जा रहे हैं। निकट भविष्य में हम चू परिवार के सदस्य होंगे। भविष्य में हमें चू परिवार की तरह ही कार्य करना होगा। हमें अपनी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हमारा पूरा वंश हमारी आंखों के सामने ही समाप्त हो जाएगा। क्या तुम समझ रहे हो? पाताललोक जाति के सदस्यों ने कहा, हम समझते हैं। हम चू परिवार के सदस्य हैं। अब से पाताललोक जाति का ये कुल अस्तित्वहीन हो गया है। महागुरु बहुत संतुष्ट थे। पाताल लोक की जाति लंबे समय से संघर्ष कर रही है। 9 क्षेत्रों के अधिकांश निवासी पाताल लोक की जाति को भूल चुके हैं। जब तक पाताल लोक की जाति चुपचाप मनुष्यों के रूप में रहती है, तब तक भविष्य में हमें उत्थान का अवसर मिलेगा। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया, जिससे उसके पीछे मौजूद कबीले के सदस्य उसकी आलिंगन में आ गए। ग्रैंड एल्डर का शरीर एक पल में चमक उठा और गायब हो गया जब वह चू काउंटी की ओर रवाना हुए। चू परिवार पूरे दक्षिणी क्षेत्र में एक बहुत ही खास परिवार था। वे गुमनाम रहे और विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे। इसके अलावा चू काउंटी का स्थान महान किन राजवंश के क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रूप से स्थित था और शक्तिशाली ताकतों द्वारा इस पर हमला नहीं किया जा सकता था। वे पाताल लोक की जाति के लिए कब्जा करने और उनकी जगह लेने के लिए सबसे उपयुक्त लक्ष्य थे। चाहे वह महान किन राजवंश हो या महान कियान राजवंश, उन दोनों की अपनी अपनी नींव थी और वे आसानी से पाताल लोक की जाति की पहचान उजागर कर सकते थे। हालांकि वह दिव्य क्षेत्र का आधा चरण विशेषज्ञ था, फिर भी उसने लापरवाही से काम करने का साहस नहीं किया। अधोलोक की जाति बहुत लंबे समय से पतन की अवस्था में थी। वे एक और झटका सहन नहीं कर सके। पाताल लोक की जाति की वश में करने की क्षमता मानव जाति के लिए एक वर्जित विषय था। एक बार जब उनका पर्दाफाश हो गया तो निश्चित रूप से मानव विशेषज्ञ हर तरफ से आकर उस पाताल लोक की जाति का सफाया कर देंगे। इतने वर्षों के बाद अधिकांश मानव शक्तियां पाताल लोक की जाति के अस्तित्व से अनभिज्ञ थीं। हालांकि कुछ ऐसी शक्तियों के इतिहास में अभी भी पाताल लोक की जाति के रिकॉर्ड मौजूद थे जो लंबे समय से अस्तित्व में थी। विशेषकर मानव राजाओं के परिवार। दक्षिणी क्षेत्र का भले ही कितना भी पतन हो गया हो, अपनी विशेष विशेषताओं के कारण पाताल लोक की जाति के महान बुजुर्ग को अभी भी सावधानीपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता थी। अगर वह अकेला होता तो स्वाभाविक रूप से उसे इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसका जीवित रहना इस पूरे पाताल लोक की जाति के जीवित रहने से जुड़ा था। वह लापरवाही नहीं बरत सकता था। कुछ जांच पड़ताल करने के बाद उसने आखिरकार एक लक्ष्य तय कर लिया। चू परिवार। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में चू परिवार की स्थिति उन्हें सबसे उपयुक्त लक्ष्य बनाती थी। बाकी सभी से अलग थलग होने के कारण पाताल लोक की जाति के कबीले का पता लगाना और उन्हें बेनकाब करना मुश्किल होगा। अन्य प्रमुख ताकतें भी बहुत सक्रिय थीं। केवल चू परिवार ही गुमनाम रहा। वे हमेशा से चू काउंटी की रक्षा करते रहे थे और उनकी ताकत को भी बहुत मजबूत नहीं माना जा सकता था। उन्हें बस उनके सदस्यों पर कब्जा करके उन्हें प्रतिस्थापित करना था, धीरे धीरे उनके मानव शरीरों को आत्मसात करना था। एक बार आत्मसात करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर उनका पता तब तक नहीं लगाया जा सकता था जब तक कि दूसरे पक्ष के पास विशेष गुप्त तकनीकें या पता लगाने के लिए कोई विशेष साधन न हो। वे भविष्य में चू परिवार के सदस्य बन जाएंगे। अधोलोक की जाति 9 लोकों से लंबे समय से गायब थी, इसलिए मानव विशेषज्ञ किसी व्यक्ति के प्रेतग्रस्त होने की जांच करने के लिए बिना किसी कारण के उनके खजाने या गुप्त तकनीकों का उपयोग नहीं करते थे। इतिहास में पाताल लोक की जाति ने एक बार मानव जाति पर भारी तबाही मचाई थी। उस समय जब भी मानव जाति कोई बड़ा आयोजन या सभा करती थी तो विशेषज्ञ खजाने लेकर यह पता लगाने के लिए भेजे जाते थे कि कहीं उनके किसी सदस्य पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा तो नहीं हो गया है। पाताल लोक की जाति के पतन के बाद मानव जाति की यह प्रथा और आदत त्याग दी गई थी। यह एक अवसर था। ग्रैंड एल्डर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। चू परिवार में सम्राट स्तर का कोई विशेषज्ञ भी नहीं था। उनके लिए चू परिवार पर कब्जा करना और उसकी जगह लेना कोई समस्या नहीं होगी। जब असुर प्राचीन भूमि खुलती थी तो वह भाग्य के खजानों के लिए होने वाली लड़ाई में भाग लेने के लिए चू परिवार के स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति को भेजता था।
अपने कई वर्षों की गुप्त योजना और पाताल लोक जाति की विशेष क्षमताओं के बल पर उनकी पाताल लोक जाति का कबीला निश्चित रूप से भाग्य का खजाना प्राप्त करने में सक्षम होगा। उस भाग्य के खजाने की सुरक्षा के साथ वे आसानी से उजागर नहीं होंगे और विकास और प्रगति करने में सक्षम होंगे। ग्रैंड एल्डर की शक्ति को देखते हुए वह बहुत जल्दी चू काउंटी पहुंच गया। चू काउंटी छोटा नहीं था और यहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। विशेष रूप से चू परिवार द्वारा गोलियों का उत्पादन और व्यापार शुरू करने के बाद व्यापार के माध्यम से यहाँ संचित संसाधनों में तेजी से वृद्धि हुई। ग्रैंड एल्डर सीधे चू परिवार के इलाके की ओर रवाना हुए। उनकी पाताल लोक की जाति के कबीले में कुल मिलाकर लगभग 100 सदस्य ही थे और उनके कब्जे का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से चू परिवार के प्रत्यक्ष वंशज होंगे, वे लोग जिनका उच्च दर्जा और असाधारण प्रतिभा हो। ग्रैंड एल्डर को पूरा भरोसा था कि अपनी शक्ति के बल पर वह यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पाताल लोक की जाति चुपचाप चू परिवार के प्रत्यक्ष वंशज को अपने वश में कर लेगी। भविष्य में चू परिवार पाताल लोक की जाति के मुख्यालयों में से एक होगा। चू परिवार के क्षेत्र के भीतर एक छोटे से आंगन में चू जुबान साधना कर रहा था जब उसने अचानक अपनी आंखें खोली। जैसे ही एक ठंडी और उदास आभा तेजी से चू परिवार के क्षेत्र की ओर बढ़ी, उसने आश्चर्य का भाव प्रकट किया। इस घुसपैठिए के आसपास एक रहस्यमय आभा थी और उसकी ताकत कमजोर नहीं थी। वह एक ऐसा व्यक्तित्व था जो लगभग दिव्य अवस्था तक पहुंच चुका था। वह उत्सुक था, आखिर ऐसा विशेषज्ञ चू परिवार के इलाके में क्यों आया था। साथ ही वह असमंजस में भी था। चू परिवार शक्तिशाली नहीं था और वे अपनी गतिविधियों को गुप्त रख रहे थे। उन्हें दूसरों द्वारा निशाना कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा चू परिवार को निशाना बनाने वाला व्यक्ति मानव प्रतीत नहीं होता था। वह शीतल और उदास आभा बहुत ही अनोखी थी और उसकी आकृति एक मायावी छाया के समान थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका कोई भौतिक शरीर नहीं है। एक भूत। चू जुबान के मन में सबसे पहला ख्याल भूतों का आया। क्या यह उसके पिछले जीवन में पृथ्वी की कहानियों और किंवदंतियों में वर्णित भूतों से बहुत मिलता जुलता नहीं था। हालांकि नौ क्षेत्रों में भूत जैसी कोई चीज नहीं थी। दूसरी पार्टी पलक झपकते ही चू परिवार के इलाके में पहुंच चुकी थी और चू परिवार के इलाके को घेरने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने वाली थी। चू जुबान बेहद असहाय महसूस कर रहा था। आखिर कोई उसके दरवाजे पर दोबारा क्यों आया। जब से विधर्मी पंथ का अंत हुआ था तब से कोई भी चू परिवार के क्षेत्र में उनसे उलझने नहीं आया था, लेकिन अब एक शक्तिशाली साधक आ गया है। सौभाग्यवश चू जुबान की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई थी। अन्यथा अगर उसे अपनी शक्ति को निखारने से पहले ही इस दुश्मन का सामना करना पड़ता तो यह बहुत मुश्किल हो जाता। छोटे से आंगन में बैठे बैठे वह हिले नहीं। तभी दिव्य शक्ति की एक धारा प्रकट हुई और घुसपैठिए को रोककर उसे उसी छोटे से आंगन में ले गई। महागुरु किसी भी दुर्घटना को रोकने के साथ साथ किसी को भी संदेश भेजने से रोकने के लिए चू परिवार के क्षेत्र को सील करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक भयानक शक्ति अचानक प्रकट हुई और उसे और उसके सभी कबीले वालों को जकड़ लिया। सब खत्म हो गया। ग्रैंड एल्डर को निराशा महसूस हुई। आखिर इस छोटे से चू परिवार ने इतने भयानक शक्ति संपत्ति को क्यों छिपा रखा था। क्या इस मानव विशेषज्ञ के दिमाग में कुछ गड़बड़ थी। वह स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह गुमनाम रहता था। उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति ने ग्रैंड एल्डर को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। ये ठीक वैसा ही था जैसा उस मानव विशेषज्ञ ने किया था जो अचानक प्रकट हुआ था और उसने उस समय पाताल लोक की जाति को धोखा दिया था। आखिर ऐसा दोबारा क्यों हो रहा था। छोटे से आंगन के अंदर नीदरवर्ल्ड जाति के सदस्यों का एक समूह ग्रैंड एल्डर के पीछे कांपते हुए खड़ा था। उनके चेहरे असमंजस और निराशा से भरे हुए थे। क्या ग्रैंड एल्डर ने यह नहीं कहा था कि यह यात्रा लगभग निश्चित रूप से सुरक्षित है। उनका निशाना सिर्फ छोटा सा चू परिवार था। आखिर कुछ गड़बड़ क्यों हुई थी। यहां तक कि ग्रैंड एल्डर को भी पकड़ लिया गया था। सब खत्म हो गया। हमारी पाताल लोक की जाति का अंत होने वाला है। महापुरुष के होंठ कांपने लगे और उनका शरीर हिलने लगा। उनका मायावी शरीर ऐसे कांप रहा था मानो वह बिखरने ही वाला हो। चू जुबान ने इस पाताल लोक जाति कबीले के लगभग 100 सदस्यों को देखा। स्वर्ग के रहस्यों की उत्पत्ति का पता लगाने की तकनीक। पाताल लोक की जाति का अस्तित्व बहुत लंबा है। भीषण आपदा में पराजित होने के बाद वे बड़ी मुश्किल से ही जीवित रह पाए। पाताल लोक की जाति के महागुरु, जो दिव्य स्तर के विशेषज्ञ हैं, चू परिवार के सदस्यों को अपने वश में करना चाहते थे और उनके माध्यम से भाग्य का खजाना हासिल करना चाहते थे, साथ ही पुनरुत्थान के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। चू जुबान चकित रह गया। क्या ये पाताल लोक की जाति थी। वे इंसानों से मिलते जुलते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके मायावी शरीर उनके पिछले जीवन की कहानियों और किंवदंतियों के भूतों जैसे दिखते थे। डॉट 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 डॉट। क्या उसका पाताल लोक की जाति से सामना होना उसकी नियति में लिखा था। दाव की खोज करने वाले दर्पण ने यूसु को ढूंढ निकाला और उसे महान दाव संचार समूह में शामिल कर लिया। अब पाताल लोक जाति के महागुरु अपने कुल के लोगों को चू परिवार में ले आए थे। इसके अलावा चू परिवार काफी लोकप्रिय था। वे सभी चू परिवार से मिलना क्यों पसंद करते थे। पाताल लोक जाति के कांपते सदस्यों को देखकर चू जुबान को अचानक एक साहसिक विचार आया। उन 9 क्षेत्रों में कोई भूत नहीं थे। वह भूतों की एक नई नस्ल बना सकता था। वह पाताल लोक की जाति को भूत जाति में बदल सकता था और 9 क्षेत्रों में कुछ विविधता लाने के लिए एक नई जाति का निर्माण कर सकता था। क्या अधोलोक की जाति की जन्मजात क्षमता दूसरों पर कब्जा करने की थी। चू जुबान भावुक हो गई। हालांकि पाताल लोक की जाति को भूत जाति में बदलना आसान नहीं था। हालांकि पाताल लोक की जाति में भूतों जैसे कुछ लक्षण थे, लेकिन वे वास्तव में भूत नहीं थे। उसे एक ऐसी साधना तकनीक विकसित करनी थी जिससे पाताल लोक की जाति साधना कर सके और फिर भूतों में परिवर्तित हो सके। ये बिल्कुल एक राक्षस को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने जैसा था। आप शांत, विचारशील और खुले विचारों वाले हैं। आप पाताल लोक की जाति को भूत जाति में बदलना चाहते हैं। आपको प्राचीन पाताल लोक के धर्मग्रंथ से पुरस्कृत किया गया है। इस व्यवस्था का इनाम अचानक मिल गया। चू जुबान बेहद खुश थी। क्या सिस्टम का इनाम सक्रिय हो गया था। उसने जल्दी से इनाम की जांच की। प्राचीन पाताल लोक का धर्मग्रंथ भूतों का पवित्र ग्रंथ है।
यदि कोई आत्मा इस तकनीक का अभ्यास करे तो वह भूत में परिवर्तित हो सकती है। यदि पाताल लोक की जाति इस तकनीक का अभ्यास करे तो वे शीघ्र ही भूत जाति में परिवर्तित हो जाएंगे। प्राचीन पाताल लोक के ग्रंथ का विवरण पढ़ने के बाद चू जुबान इस विचित्र और शक्तिशाली साधना तकनीक से चकित रह गया। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस तकनीक का अभ्यास करे तो उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगेगा और अंततः उसकी आत्मा एक प्रेत जैसी सत्ता में परिवर्तित हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का भौतिक शरीर नष्ट हो जाए और केवल उसकी आत्मा ही शेष रह जाए तो वह भूत में परिवर्तित हो सकता है और भूत की शक्तिशाली क्षमताओं को प्राप्त कर सकता है। भूत भयावह और डरावने होते हैं। वे विशेष प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि 9 क्षेत्रों में भूत प्रकट हो जाएं, तो कई साधक भयभीत हो जाएंगे और उन्हें काफी समय तक उनसे निपटना मुश्किल लगेगा। इस समय उसके सामने पाताल लोक की जाति के लगभग 100 सदस्य ही थे। उन सभी को भूत में बदलना मुश्किल नहीं था। एक बार जब वे भूत बनने में सफल हो जाते तो वह अपने नेतृत्व में भूतों की एक जाति का नेतृत्व करता। चूजुवान को प्राचीन पाताल लोक का ग्रंथ प्राप्त हुआ और उस प्रणाली ने तकनीक को उसके मन में समाहित कर दिया। चूजुवान ने बहुत जल्द ही प्राचीन पाताल लोक के ग्रंथ में महारत हासिल कर ली, जिसमें भूत जाति के कई कौशल दर्ज थे। भूत प्रेत का साया होना एक बहुत ही सामान्य और साधारण तकनीक थी। उदाहरण के लिए भूतों के दीवारों से होकर गुजरने जैसी कुछ क्षमताओं को भी दर्ज किया गया था। भूत जाति में कुछ कमियां जरूर थीं, लेकिन चूंकि भूत जाति 9 क्षेत्रों के साधकों के लिए नई और अपरिचित थी, इसलिए वे कम समय में आसानी से भूत जाति से निपटने के लिए कोई कमी नहीं खोज पाएंगे। भूत जाति के उदय से कुछ हद तक दहशत फैलना अपरिहार्य था। प्राचीन पाताल लोक के शास्त्र का अभ्यास करने से शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता था। ये समस्या आम साधकों के लिए तो थी, लेकिन चू जुबान के लिए नहीं। उनकी अविनाशी अराजक काया प्राचीन पाताल लोक धर्मग्रंथ की साधना के उस नकारात्मक पहलू का पूरी तरह से प्रतिकार कर सकती थी। उनकी दिव्य आत्मा किसी उदास प्रेत जैसी अवस्था में नहीं परिवर्तित होगी, बल्कि वे प्राचीन पाताल लोक के धर्मग्रंथ की शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। चू जुबान ने मन ही मन बुदबुदाया, अब से मैं न केवल बुद्ध हूँ बल्कि भूतों का पूर्वज भी हूँ। पाताल लोक की जाति के सदस्यों को देखते हुए चू जुबान ने अपनी आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराया। पाताल लोक की जाति के सदस्यों को बलपूर्वक भूत जाति में परिवर्तित करना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का सही तरीका नहीं था। चू जुबान को बस यही चाहिए था कि पाताल लोक की जाति स्वेच्छा से भूत जाति में परिवर्तित हो जाए। यदि वे अनिच्छुक होते तो वह उन्हें संसार को शुद्ध करने वाले चमकदार शिवालय में फेंक देता और कुछ समय के लिए बौद्ध प्रकाश में प्रकाशित होने देता। अत्यधिक क्षति सहने के बाद वे संभवतः अपना मन बदल लेते। अगर वे फिर भी अनिच्छुक होते तो वह उन पर आत्मा की मुहर लगा देता। चू जुबान के पास पाताल लोक की जाति को भूत जाति में बदलने के कई तरीके थे। उनके प्रति वफादार बनाने के भी उसके पास कई तरीके थे। जब तक वह प्राचीन पाताल लोक के धर्मग्रंथ का अभ्यास करता रहेगा, वह उनका प्रेत पूर्वज बना रहेगा और वे कभी भी उसके साथ विश्वासघात या उसकी अवज्ञा नहीं करेंगे। बुजुर्ग गुरु का दिल कांप उठा और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पाताल लोक की जाति इस दुनिया से लुप्त होने वाली हो। हे सर्वशक्तिमान मानव विशेषज्ञ, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। ग्रैंड एल्डर बहस करना चाहता था। चू जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, कोई बुरी मंशा नहीं। बिल्कुल सही। ग्रैंड एल्डर ने उसकी मुस्कान में द्वेष महसूस किया और यह भावना और भी प्रबल हो गई कि पाताल लोक की जाति एक बड़ी आपदा का सामना करने वाली है। पाताल लोक की जाति। चू जुबान ने आह भरी और आगे कहा, पाताल लोक की जाति का कोई भविष्य नहीं है। चाहे आप कितनी भी साजिशें रच लें और हर तरह के तरीके अपना लें, अंत में आप महान दाव में कोई भविष्य नहीं बना पाएंगे। आशा के अनुसार ग्रैंड एल्डर का चेहरा पीला पड़ गया। यह विशेषज्ञ पाताल लोक की जाति का सफाया करने वाला था। उसने दांत पीसते हुए कहा, हे सर्वशक्तिमान मानव विशेषज्ञ, हमारी पाताल लोक जाति के पास भी विशेषज्ञ हैं। यदि आप सचमुच हमारी पाताल लोक जाति का सफाया करना चाहते हैं तो क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि हमारी पाताल लोक जाति के विशेषज्ञ हर कीमत की परवाह किए बिना मानव जाति का नरसंहार कर देंगे? इस समय वह केवल दिखावा ही कर सकता था। चू जुबान ने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी पाताल लोक की जाति का सफाया नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हारी पाताल लोक की जाति के उस पूर्वज को भी जानता हूं जो मुझे वरिष्ठ कहता है। पाताल लोक की जाति के महान बुजुर्ग के चेहरे के भाव बार बार बदलते रहे। वरिष्ठ, यदि आप मुझे दोषी ठहराना चाहते हैं तो मुझे मार डालिए। मेरे कबीले के बाकी सदस्यों को जाने दीजिए और पाताल लोक की जाति को जीने दीजिए। वह घबरा गया, यहाँ तक कि पाताल लोक की जाति के पूर्वज को भी उसे वरिष्ठ कहना पड़ता था। फिर वह इस बारे में अड़ियल कैसे हो सकता था? मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरा इरादा तुम्हारी पाताल लोक जाति का सफाया करने का नहीं है। इसके विपरीत मैं तुम्हारी पाताल लोक जाति को जीवित रहने का मौका देना चाहता हूं। चू जुबान ने आह भरी। बुजुर्ग गुरु के चेहरे पर संदेह का भाव था। एक मानव विशेषज्ञ इतना दयालु क्यों होगा? पाताल लोक की जाति अपार धन संपत्ति पर कब्जा करके सत्ता में आना चाहती है, लेकिन इसके लिए उन्हें पाताल लोक की जाति का नाम त्याग कर भूत जाति में परिवर्तित होना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या सिर्फ नाम बदल रहे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने सावधानीपूर्वक पूछा। अगर सिर्फ नाम बदलने की बात होती तो कोई समस्या नहीं होती। हालांकि उन्हें अब पाताल लोक की जाति नहीं कहा जाएगा, फिर भी उनकी जड़ें पाताल लोक की जाति से ही जुड़ी हुई थीं। पाताल लोक की जाति को प्रेत जाति में परिवर्तित करने से आपको अपार धन दौलत प्राप्त होगी। प्रेत जाति पाताल लोक की जाति से अधिक शक्तिशाली है। यह आपकी पाताल लोक जाति के उत्थान का अवसर है। चू जुबान ने उंगली से इशारा करते हुए कहा और भूत जाति के बारे में जानकारी ग्रैंड एल्डर की आत्मा में प्रसारित कर दी। ग्रैंड एल्डर की शीतल आभा तुरंत ही वातावरण में फैल गई। काफी देर बाद आखिरकार उसे होश आया। उसके चेहरे पर सदमे के भाव स्पष्ट थे। क्या ये भूतों की दौड़ थी? इसमें पाताल लोक की जाति की कुछ विशेषताएं थीं, लेकिन यह पाताल लोक की जाति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी और इसमें अधिक क्षमताएं थीं। यदि सूचना में वर्णित बातें वास्तव में वैसी ही होती तो भूत जाति कितनी शक्तिशाली होती।
हालांकि भूत जाति पाताल लोक जाति से भिन्न थी, फिर भी उनमें काफी समानताएं थीं। यदि उनकी पाताल लोक जाति का कुल भूत जाति में परिवर्तित हो जाता तो पाताल लोक जाति की उनकी शाखा विलुप्त हो जाती। हालांकि ये पूरी तरह से लुप्त नहीं होगा, पर लोक की जाति का भाग्य भूत जाति के माध्यम से जीवित रहेगा। ग्रैंड एल्डर को स्थानांतरित कर दिया गया। आखिरकार पाताल लोक जाति के महान बुजुर्ग के रूप में वह पाताल लोक जाति से अपने जुड़ाव की भावना को त्याग नहीं सकते थे। वे भूत जाति में परिवर्तित हो जाएंगे। भले ही वे शारीरिक रूप से अब पाताल लोक जाति का हिस्सा नहीं रहे, फिर भी वे पाताल लोक जाति के भाग्य को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इस दिन से उनकी पाताल लोक की जाति का नाम सचमुच गायब हो जाएगा। इसकी जगह भूतों की जाति ले लेगी। बुजुर्ग संत झिझक गए और कोई निर्णय नहीं ले सके। चूजुबान ने फिर कहा, पाताल लोक की जाति का नाम मिट जाना तय है। भूत बनकर तुम पाताल लोक की जाति की जड़ों को बचाए रखोगे। अगर तुम भूत नहीं बने तो पाताल लोक की जाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। पाताल लोक की जाति इस दावयुआन में जीवित नहीं रह सकती। ग्रैंड एल्डर चौंक गए। उन्हें चूजुबान जैसे विशेषज्ञ की बातों पर कोई संदेह नहीं था। क्या अधोलोक की जाति इस दावयुआन से बच नहीं सकती थी? क्या वे दोबारा उठ खड़े नहीं हो पाएंगे? क्या भूत बनकर ही उनके बचने की कोई संभावना है? महान बुजुर्ग मन ही मन संघर्ष कर रहे थे। काफी देर बाद उन्होंने फिर पूछा, वरिष्ठ, आप पाताल लोक की जाति को क्यों बचाना चाहते हैं? चूजुबान मुस्कुराया और बोला, मैं भाग्य का साधक हूँ। तुम्हारे पाताल लोक के पूर्वज का भाग्य मुझसे जुड़ा हुआ है। चूंकि तुम यहाँ आए हो, तुम्हारा उद्देश्य कुछ भी हो, वह भी भाग्य ही है। मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए वर्तमान पाताल लोक की जाति का अब भी कोई महत्व है? बुजुर्ग व्यक्ति चुप हो गए। वास्तव में डॉट 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 ऐसे विशेषज्ञ के लिए पतनशील अधोलोक जाति का अभी भी क्या महत्व हो सकता है? कृपया हमें इस पर चर्चा करने की अनुमति दें। महापुरुष कोई निर्णय नहीं ले सके, इसलिए उन्होंने पाताल लोक की जाति के अन्य सदस्यों के साथ इस पर चर्चा करने का विकल्प चुना। अच्छे से महान बुजुर्ग ने अपने कुलवासियों को जटिल दृष्टि से देखा। ये लगभग 100 कुलवासी पाताल लोक जाति के 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे। पाताल लोक जाति के बाकी 2 कुल कहीं और छिपे हुए थे। उन दोनों ने काफी समय से एक दूसरे से संपर्क नहीं किया था। यह भी संभव था कि अन्य 2 पाताल लोक की जातीय जनजातियां नष्ट हो गई हों। डाक कबीले के सदस्यों के समूह ने जटिल भावों के साथ इस पर चर्चा की। चू परिवार के इलाके में आने से पहले वे आत्मविश्वास और जुझारू भावना से भरे हुए थे। वे पाताल लोक की जाति के उत्थान के लिए लड़ने जा रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें इस क्रूर सच्चाई का पता चल गया था। पाताल लोक की जाति के लिए कोई आशा नहीं थी। इससे बचने का एकमात्र रास्ता खुद को भूत जाति में परिवर्तित करना था। दरअसल कोई विकल्प ही नहीं था। अगर वे भूत नहीं बनते तो मर जाते, अगर वे भूत बन जाते तो भी वे जीवित रहते। यह फैसला पहले से ही किस्मत में लिखा था। काफी देर बाद ग्रैंड एल्डर ने जटिल और सम्मानजनक स्वर में कहा, वरिष्ठ, हम भूत जाति में परिवर्तित होने के लिए तैयार हैं। एक समझदारी भरा फैसला। चूजुबान को पाताल लोक की जाति के इस चुनाव पर आश्चर्य नहीं हुआ। मैं तुम्हें भूत जाति की साधना विधि सिखाऊंगा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उंगली से इशारा करते हुए प्राचीन पाताल लोक के धर्मग्रंथ में वर्णित कुछ साधना विधियों को महान बुजुर्ग को प्रेषित किया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और पाताल लोक की जाति के सदस्यों को गुप्त आयाम में ले गया। उन्होंने अधोलोक की जाति के लिए साधना करने हेतु एक अलग स्थान भी निर्धारित किया। वह स्थान पॉकेट आयाम में एक अंधेरी घाटी थी, जो प्राचीन पाताल लोक के धर्मग्रंथ की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। धन्यवाद सीनियर। अधोलोक जाति के सदस्यों ने एक एक करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस मानव विशेषज्ञ के विचार और इरादे जो भी रहे हों, वह उनकी कृतज्ञता का पात्र था, क्योंकि उसने उनका सफाया नहीं किया था। इसके बाद ग्रैंड एल्डर ने प्राचीन पाताल लोक धर्मग्रंथ की साधना पद्धति को पाताल लोक जाति के प्रत्येक सदस्य को प्रदान किया। तब से पाताल लोक की जाति ने अंधकार में घाटी में साधना शुरू कर दी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति लगातार रूपांतरित होती रही, धीरे धीरे एक भयावह और डरावनी शक्ति में परिवर्तित होती गई। जब महान बुजुर्ग ने साधना शुरू की तो उन्हें इस साधना पद्धति की शक्ति का एहसास हुआ, और यह भी कि यह पाताल लोक की जाति के भौतिक शरीरों को पूरी तरह से बदल सकती है। एक बार जब वे पूरी तरह से भूत जाति में परिवर्तित हो गए तो इसका मतलब था कि उनकी पाताल लोक जाति की शाखा पूरी तरह से गायब हो जाएगी। हालांकि उन्हें पाताल लोक की जाति का ही भाग्य भोगना पड़ेगा। यह साधना विधि अत्यंत शक्तिशाली थी और प्रेत जाति की क्षमताएं भी अत्यंत प्रबल थीं। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वे पाताल लोक की जाति से अधिक शक्तिशाली थे और उनका भविष्य अधिक उज्ज्वल था। इसके अलावा यदि वे भूत जाति में परिवर्तित होने में सफल हो जाते हैं तो वे स्वाभाविक भूत बन जाएंगे, न कि दिव्य आत्मा से साधना करने के बाद बने भूत। शुरू से ही अधोलोक की जाति में भूतों से समानताएं थीं, इसलिए ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे इस दुनिया के स्वाभाविक भूत थे। प्राचीन पाताल लोक के धर्मग्रंथ का अध्ययन करने के बाद महान बुजुर्ग को अंततः निश्चित रूप से पता चल गया कि भूत जाति का भविष्य वास्तव में पाताल लोक जाति से बेहतर है। उसकी वर्तमान साधना अवस्था को देखते हुए एक बार जब वह भूत में परिवर्तित हो जाएगा तो उसकी साधना दिव्य स्तर तक पहुंच जाएगी। यदि पाताल लोक की जाति शक्तिशाली बनना चाहती है तो उन्हें भूत जाति में परिवर्तित होना होगा। महापुरुष की निगाहें दृढ़ हो गईं। उसने अन्य 2 पाताल लोक की जातीय जनजातियों को भी ढूंढकर उन्हें भूतों में परिवर्तित करने के बारे में भी सोचा। चूजुबान ने भूत जाति में उनके रूपांतरण की प्रगति पर बहुत ध्यान दिया। आखिरकार यह एक सिस्टम रिवॉर्ड को सक्रिय करने से संबंधित था। यह एक ऐसा कबीला भी था जिसे उसने सचमुच अपने हाथों से बनाया था। एक अंधेरी भूमिगत गुफा के अंदर यूसु महान दाओ संचार समूह के संदेशों पर ध्यान देते हुए साधना कर रहा था। अचानक उसने भौहें चढ़ा लीं। क्या हो रहा है? पाताल लोक की जाति के साथ मेरे रिश्ते में ये बदलाव क्यों आया है? उसने माथे पर शिकन डाली। पाताल लोक की जाति का सफाया नहीं हुआ था, बल्कि उनका भाग्य और भी मजबूत हो गया था। हालांकि किसी कारणवश पाताल लोक की जाति के साथ उसके रिश्ते में एक अजीब सा बदलाव आ गया था।
ये बदलाव बहुत ही विचित्र था और यहाँ तक कि वह, जो दाव क्षेत्र की विशेषज्ञ थी, भी इसे समझ नहीं पाई। यह कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। मजबूत भाग्य का मतलब है कि पाताल लोक की जाति और भी मजबूत हो गई है, यूसु ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना जारी रखी। साथ ही उसने अपनी चेतना का एक हिस्सा ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप से आने वाले किसी भी संदेश पर ध्यान देने के लिए लगाया। ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप शायद उसका एक संयोगवश सामना हो। आधे महीने बाद सबसे पहले ग्रैंड एल्डर ने रूपांतरण पूरा किया। अब उनका रूप प्रेतमय हो गया था, उनकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी और उनका भाग्य बदल गया था। वह दिव्य लोक में पहुंच गया था। उसके मन से परलोक की जाति का सारा भ्रम दूर हो गया। अब वह भूत जाति का राजा बन चुका था। वह 9 क्षेत्रों का पहला भूत भी था। उसका भाग्य रहस्यमय था और उसमें असाधारण प्रतिभा थी। आपने 9 क्षेत्रों के पहले भूत का सृजन किया और भूत जाति के पूर्वज बन गए। आपको फेंगडू गुप्त क्षेत्र से पुरस्कृत किया गया है। चू जुबान बेहद खुश था। उसने 9 क्षेत्रों का पहला भूत बनाया था और उम्मीद के मुताबिक इस उपलब्धि ने सिस्टम रिवॉर्ड को सक्रिय कर दिया था। इस अधोलोक जाति की यह शाखा भूत बन जाएगी। भूत जाति के गठन के बाद संभवतः एक और प्रणालीगत पुरस्कार भी मिलेगा। उन्होंने पुरस्कार प्रणाली की जांच की। फेंगडू गुप्त क्षेत्र, ये भूतों का एक अंधकार में भयावह और डरावना निवास स्थान है। यहाँ भूत जाति की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। उनकी साधना की गति दोगुनी हो जाएगी और इस क्षेत्र को उन्नत किया जा सकता है। भूत जाति को अंततः अपना एक अलग आयाम और क्षेत्र मिल गया। फेंगडू गुप्त क्षेत्र अफवाहों में वर्णित पाताल लोक से काफी मिलता जुलता था। इसके अलावा इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। चू जुबान ने फेंगडू गुप्त क्षेत्र प्राप्त किया और हाथ हिलाकर उसे सक्रिय किया। उसने फेंगडू गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार भूत जाति की अंधकार में घाटी में स्थापित कर दिया। ये घाटी फेंगडू गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार का काम करेगी। फेंगडू गुप्त क्षेत्र की स्थापना के बाद ग्रैंड एल्डर चू जुबान के पास आए और जमीन पर घुटने टेक दिए। मैं भूत पूर्वज को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। उस महान बुजुर्ग का चेहरा पीला और रक्तहीन था। उनके शरीर के चारों ओर का वातावरण अत्यंत अंधकार में था और उससे आतंक का भाव उत्पन्न हो रहा था। चुपिंगफेन एक तरफ खड़ी होकर उस भयानक आदमी को देख रही थी। तुम 9 क्षेत्रों के पहले भूत हो, इसलिए मैं तुम्हें फेंगडू भूत राजा की उपाधि प्रदान करता हूँ, चू जुबान ने कहा। धन्यवाद भूत पूर्वज। इसी क्षण पाताल लोक जाति के महान बुजुर्ग फेंगडू भूत राजा बन गए। आपको फेंगडू भूत राजा की उपाधि प्रदान की गई है। आपको पुरस्कार के रूप में भूत राजा की मुहर प्राप्त हुई है। चू जुबान ने पुरस्कार स्वीकार कर लिया। उसके हाथ में स्याही की तरह काली एक मुहर प्रकट हुई जिस पर 100 भूतों की छवियां खुदी हुई थीं। उसने अपने हाथ में मौजूद भूत राजा की मुहर को देखा। इसमें शक्तिशाली दाव सिद्धांत समाहित थे जो 100 भूतों को वश में कर सकते थे। एक बार यह मुहर प्रकट हो जाए तो कोई भी भूत अवज्ञा करने का साहस नहीं करेगा। इस मुहर को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति फेंगडू भूत राजा के अधिकार का प्रयोग करेगा। चू जुबान ने हाथ हिलाकर फेंगडू भूत राजा को भूत राजा की मुहर प्रदान की। ये भूत राजा की मुहर है। तुम पहले फेंगडू भूत राजा हो। फेंगडू भूत राजा ने उत्साहपूर्वक भूत राजा की मुहर ली और 3 बार प्रणाम किया। जाना। चू जुबान ने अपना हाथ हिलाया। हाँ भूत पूर्वज। भूत राजा पीछे हट गया और पॉकेट आयाम में लौट आया, फिर फेंगडू गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। चू जुबान ने पाताल लोक जाति के बचे हुए सदस्यों को देखा। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि उन सभी के भूत बन जाने के बाद उसे क्या पुरस्कार मिलेंगे। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 13वें चाचा, यह क्या है? चुपिंगफेन ने उत्सुकता से पूछा। फेंगडू भूत राजा बेहद डरावना दिखता था और उससे एक भयावह आभा निकलती थी। यह एक भूत है, एक विशेष अस्तित्व है। चू जुबान ने युवक बन चुके चुपिंगफान की ओर देखा और कहा। भूत। चुपिंगफान बेहद हैरान थी। चू जुबान ने भूत की अनूठी विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन किया। यह सुनकर चुपिंगफेन चौंक गया। उसने पूछा, क्या भूत इतने शक्तिशाली होते हैं और क्या वे लोगों को अपने वश में कर सकते हैं? बात बस इतनी सी है कि उनकी क्षमताएं काफी खास हैं, लेकिन उनकी कमियां बहुत स्पष्ट हैं। एक बार भूतों को विशेष रूप से निशाना बनाने का तरीका मिल जाए तो भले ही कोई भूत कमजोर हो, फिर भी वह अपने से अधिक शक्तिशाली भूतों से निपट सकता है। चू जुबान ने सिर हिलाते हुए कहा। आपकी परम शक्ति बहुत प्रबल है। भूतों से लड़ते समय आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल जब तक कोई व्यक्ति शक्तिशाली दिव्य आत्मा गुप्त तकनीकों जैसे कि स्वसंयमित दिव्य तकनीक और अचल पर्वत तकनीक का अभ्यास करता है, तब तक भूत जाति की क्षमताएं उनके खिलाफ काफी हद तक अप्रभावी रहेंगी। फिर भी भूत जाति अत्यंत शक्तिशाली थी। डॉट 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 डॉट। चुपिंगफेन ने सिर हिलाया और साधना जारी रखने के लिए ब्रह्मांडीय क्षेत्र में वापस चला गया। वह जल्द से जल्द सम्राट पद तक पहुंचना चाहता था। चू जुबान पाताल लोक जाति के शेष सदस्यों की प्रगति पर ध्यान दे रहा था। ग्रैंड एल्डर के बाद पाताल लोक जाति के कई शक्तिशाली सदस्य एक के बाद एक भूत बन गए। सबसे पहले इस रूपांतरण को पूरा करने वाले अधोलोक जाति के अधिक शक्तिशाली सदस्य थे। रूपांतरण से पहले ग्रैंड एल्डर दिव्य क्षेत्र के आधे चरण के विशेषज्ञ थे। भूत में परिवर्तित होने वाला दूसरा व्यक्ति पाताल लोक जाति के कबीले का मुखिया था, जो स्वर्ग क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। इस पाताल लोक जाति के सदस्यों के समूह में एक युवती ने चू जुबान का ध्यान आकर्षित किया। वह सत्य क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर थी, लेकिन भूत में परिवर्तित होने के बाद उसने सीधे सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। जिस गति से वह भूत में परिवर्तित हुई, वह अन्य सर्वोच्च क्षेत्र और सम्राट क्षेत्र के पाताल लोक के विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। इसका अर्थ यह था कि प्राचीन पाताल लोक के धर्मग्रंथों के लिए उनमें एक विशेष प्रतिभा थी। चू जुबान उसे बाहर ले गई। इस पाताल लोक की जाति के सदस्यों के समूह में उसकी प्रतिभा सबसे प्रबल थी, इसलिए उसे पोषित किया जा सकता था। भूत पूर्वज, नमस्कार। उस युवती ने अत्यंत आदरपूर्ण भाव से सिर झुकाया। चू जुबान ने उसे देखा। उसका चेहरा सुंदर था और उसकी कमजोर सूरत देखकर लोगों को उस पर दया आती थी। वह एक बेहद खूबसूरत महिला भूत थी। अब से तुम्हें युवक कहा जाएगा।
हे पूर्वज, मुझे नाम देने के लिए आपका धन्यवाद। आपने आदरपूर्वक प्रणाम किया। चूजुबान ने उंगली से इशारा किया और प्राचीन पाताल लोक के धर्मग्रंथ से और अधिक तकनीकें उसे सिखाईं। फिर उसने कुछ भूतिया कलाकृतियों को परिष्कृत किया और उन्हें उसे दे दिया। धन्यवाद पूर्वज, आपने प्रसन्नता से कहा। उठो और अच्छी तरह से खेती करो। हाँ, आप पॉकेट डायमेंशन में प्रवेश नहीं कर पाए। इसके बजाय वह तैरती हुई ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। चुपिंगफान के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वह अचानक उस पर झपटी और भूत की वशीकरण क्षमता का इस्तेमाल किया। चुपिंगफैन को अपने पूरे शरीर में एक सिहरन महसूस हुई। उसे लग रहा था कि वह किसी भी क्षण अपने शरीर पर नियंत्रण खो देगा। उसने धीमी सी चीख निकाली और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसके शरीर के भीतर मौजूद तलवार जैसी आभा बेहद ठंडी थी और उसका पूरा शरीर तलवार की तरह ही दबंग था। उसकी पीठ पर अब तक चिपकी हुई लकड़ी की तलवार से भी एक अजीब सी आभा निकल रही थी। योए को अचेत अवस्था में चुपिंगफान के शरीर से बाहर निकाल दिया गया। वह स्तब्ध रह गई। उसने पहली बार भूत प्रेत की शक्ति का प्रयोग किया था और वह भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसका साधना स्तर उससे कम था। क्या वह वास्तव में असफल हो गई थी? चुपिंगफान पहले से ही अपनी तलवार से उस पर हमला कर रहा था। योर की आकृति मायावी रूप में परिवर्तित हो गई और गायब हो गई। हालांकि उसका तीखा हमला एक विशेष प्रकार की तीक्ष्णता से भरा हुआ था। यह अत्यंत शक्तिशाली था। भले ही वह मायावी रूप धारण कर चुकी थी, फिर भी उसे इसका जोरदार प्रभाव महसूस हुआ। छोटी भूतनी, तुम बहुत ही धृष्ट हो, चुपिंगफैन ने गुस्से से कहा। क्या तुम नाराज हो? मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तुम प्रकट हुई और उसने चुपिंगफान पर अपनी जीभ निकाल दी। मुझसे दूर रहो। मेरी साधना में खलल मत डालो। चुपिंगफैन ने नाक सिकोड़ी और उसकी ओर पीट करके उसे नजरअंदाज कर दिया। चुजुबान सब कुछ ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। चुपिंगफैन बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगर उसके साथ खेलने के लिए ये चंचल महिला भूतनी युवा होती तो अच्छा होता। जहां तक मनुष्यों और भूतों के बीच अंतर की बात है, चुजुबान के लिए ऐसी तुच्छ बात का कोई महत्व नहीं था। 1 माह बाद पाताल लोक की जाति के सभी सदस्य भूत बन गए थे। वे उदास और निर्मम थे। भूत बनने के बाद उनकी शक्ति बढ़ गई। फैंगडू भूत राजा ने तुरंत भूतों को फैंगडू गुप्त क्षेत्र में बुलाया और एयर को छोड़कर सभी नए भूतों ने वहां साधना की। आपने 9 क्षेत्रों में एक नई जाति, भूत जाति का निर्माण किया है। आपको यिन दाओ सिद्धांत से पुरस्कृत किया गया है। सिस्टम का इनाम आ गया। ये यिन दाओ सिद्धांत था। पाताल लोक की जाति को भूतों में बदलना वाकई एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। चुजुबान ने अपनी चतुराई की प्रशंसा की। उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके शरीर के चारों ओर एक रहस्यमय, प्रतीत में अदृश्य लेकिन साथ ही अंधकार में यिन दाओ सिद्धांत प्रकट हुआ। चुजुबान ने गहरी समझ की अवस्था में प्रवेश किया और यिन दाओ सिद्धांत को ध्यानपूर्वक समझा। उसने पाया कि प्रणाली द्वारा उसे दिए गए यिन दाओ सिद्धांत में कुछ विचित्रता थी। यिन और यांग के यिन के अलावा इसमें कुछ भयावह दाओ इरादे भी समाहित थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस दाओ सिद्धांत में महारत हासिल करने के बाद मैं लोगों को धोखा देने में सचमुच माहिर हो जाऊंगा। चुजुबान ने मन ही मन बुदबुदाया। उनके दाओ सिद्धांतों में से एक स्थिर था जबकि दूसरा यिन था। वे एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते थे। ऊपर से देखने पर वह पहाड़ की तरह अटल प्रतीत होता था, लेकिन पर्दे के पीछे वह गुपचुप तरीके से लोगों को धोखा दे रहा होता था। यदि वह एक ही समय में दाओ के दोनों सिद्धांतों को समझकर उनका अभ्यास कर ले तो उसकी साधना की नींव और भी मजबूत हो जाएगी। चुजुबान को यह नहीं पता था कि अन्य दाओ क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कितने दाओ सिद्धांतों को समझा था, लेकिन 2 दाओ सिद्धांत निश्चित रूप से बहुत ज्यादा नहीं थे। भूत जाति का अभी अभी जन्म हुआ था, इसलिए वे अभी भी बहुत कमजोर थे। उनकी संख्या भी बहुत कम थी। चुजुबान ने फैंगडू भूत राजा से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि भूत जाति लगन से साधना करे और अपनी शक्ति बढ़ाए। बाद में लक्ष्य भूत जाति को मजबूत करना होगा। असुर प्राचीन भूमि का खुलना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय के प्रथम विश्व युद्ध में अनगिनत विशेषज्ञ मारे गए थे। असुरों की प्राचीन भूमि में कुछ भ्रमित और भ्रमित आत्माएं होंगी या फिर हत्या की भावना से ग्रसित दिव्य आत्माएं भी होंगी। चाहे इन बची हुई आत्माओं को भूत जाति के सदस्यों में परिवर्तित किया जा सके या सीधे ही भस्म कर लिया जाए, वे भूत जाति की समग्र शक्ति को तेजी से बढ़ाने में सहायक होंगी। प्रतिदिन 9 क्षेत्रों में अनगिनत साधक मरते थे। कई साधकों के शरीर नष्ट हो जाते थे और वे केवल अपनी दिव्य आत्माओं के साथ बच निकलते थे। उनके शवों को बरामद करना आसान नहीं था। किसी प्रेत को अपने वश में करने की तकनीक का इस्तेमाल करने में एक निश्चित जोखिम था। यदि लक्ष्य प्रतिभाशाली नहीं होता तो इससे प्रेत की अपनी क्षमता सीमित हो जाती। भूत जाति के प्रकट होने से उन साधकों को एक नया विकल्प मिलेगा जिनके शरीर नष्ट हो चुके हैं, लेकिन उनकी दिव्य आत्माएं अभी भी जीवित हैं। कई वर्षों बाद जब 9 क्षेत्रों के किसानों का शिकार करके उन्हें मार डाला गया तो वे यही वाक्य चिल्लाते थे, भले ही मैं भूत बन जाऊं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर यदि उनकी दिव्य आत्मा सौभाग्य से बच निकलने में सफल हो जाती तो वह एक भयंकर भूत में परिवर्तित हो जाती और बदला लेने के लिए वापस आ जाती। चुजुबान इस दृश्य का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह भूत जाति के विकास की प्रतीक्षा कर रहा था। पाताल लोक की जाति की घुसपैठ महज एक छोटी सी घटना थी। इसका चू परिवार पर जरा भी असर नहीं पड़ा। चू परिवार में किसी को भी ये पता नहीं था कि उनकी जगह लगभग पाताल लोक की जाति ने ले ली थी। पाताल लोक की जाति को भूतों में परिवर्तित करने के बाद चुजुबान ने 15 साल की उपलब्धि के पुरस्कार की प्रतीक्षा करते हुए साधना जारी रखी। चुजुबान ने 15 साल पूरे होने की प्रतीक्षा करते हुए अपनी साधना जारी रखी और अपनी साधना की नींव को मजबूत किया। वह उस पुरस्कार की भी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था जो उसे चुपिंगफान के सम्राट स्तर में प्रवेश करने पर मिलेगा। समय तेजी से बीत गया और 15 साल का पड़ाव आ गया। चुजुबान ने आह भरी। समय बहुत तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 15 साल गुजर गए। 15 वर्षों की साधना के बाद वह नश्वर लोक से दिव्य लोक के 6ठे स्तर तक पहुंच गया था। उसकी साधना की गति इतनी तीव्र थी कि हर कोई ईर्ष्या से मर जाता था।
इसलिए घर पर रहकर धीरे धीरे मजबूत होना अच्छा था। आप 15 वर्षों से एकांतवास में हैं और आपकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है। कृपया इस नेक कार्य को जारी रखें। आपके दाव खोज दर्पण को उन्नत करके अराजकता दाव दर्पण बना दिया गया है। 15 साल पूरे होने पर मिलने वाला सिस्टम रिवॉर्ड आ चुका था। चू जुबान दंग रह गया। 15 साल पूरे होने पर मिलने वाला इनाम सिर्फ दाव सीकिंग मिरर का अपग्रेड था। उसने तुरंत इनाम की राशि की जांच की। कैश दाव मिरर दाव सीकिंग मिरर का उन्नत संस्करण है। इसमें स्वर्ग और महान दाव के रहस्यों को जानने, दाव युवान और प्राचीन दाव विशेषज्ञों की खोज करने और खोजे जा रहे व्यक्ति की जानकारी और रूप प्राप्त करने की क्षमता है। कैश दाव मिरर दाव क्षेत्र के विशेषज्ञों और उससे ऊपर के लोगों की खोज भी कर सकता था। इसके अलावा इसमें खोजे जा रहे व्यक्ति की जानकारी और रूप रंग का अनुमान लगाने की क्षमता भी थी। चू जुबान के दृष्टिकोण से ये क्षमता एकदम सही थी। भविष्य में जब उसे कोई विशेषज्ञ मिल जाएगा तो उसे जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरे पक्ष से प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। वह सीधे कैश दाव मिरर से ही उस व्यक्ति की पहचान, साधना स्तर और रूप रंग प्राप्त कर लेगा। चू जुबान ने यह भी देखा कि सिस्टम के कैश दाव मिरर के विवरण में एक नया शब्द सामने आया है। प्राचीन दाव के विशेषज्ञ। वह दाव युवान विशेषज्ञों के बारे में तो पहले से ही जानता था, लेकिन प्राचीन दाव विशेषज्ञ कौन होता है? एक ऐसा विशेषज्ञ जिसने दाव के और भी मार्ग खोले हो या उन मार्ग पर और भी लंबे समय तक विचरण किया हो। किसी व्यक्ति को प्राचीन दाव विशेषज्ञ कहलाने में कितना समय लगेगा? होंग युवानचू जैसे व्यक्ति को भी, जिसने दाव के 2 मार्ग खोले थे, प्राचीन दाव विशेषज्ञ नहीं कहा जा सकता था। चू जुबान ने कैश दाव मिरर निकाला और उसकी जांच की। दाव सीकिंग मिरर और उसमें ज्यादा अंतर नहीं था। एकमात्र अंतर यह था कि उस पर अराजक आभा की एक अतिरिक्त परत चढ़ी हुई थी। चलिए इसे आजमा कर देखते हैं और पता लगाते हैं कि उन्नत दाव सीकिंग मिरर विशेषज्ञों को खोजने में कितना प्रभावी है। चू जुबान की दिव्य शक्ति को कैश दाव मिरर में समाहित कर दिया गया। पल भर में उसने महसूस किया कि उसकी दिव्य शक्ति और दिव्य आत्मा शक्ति तेजी से क्षीण होने लगी है। स्थिर दाव और यिन दाव के सिद्धांत, साथ ही उनकी दाव आभा भी अराजकता दाव दर्पण में प्रवाहित होने लगी। बिजली की खपत दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। इसके अलावा इसने उनके दाव सिद्धांतों की शक्ति को आत्मसात करने की पहल भी की। वर्तमान बिजली खपत के स्तर के आधार पर चू जुबान लंबे समय तक सक्रिय नहीं रह सकता था। दर्पण पर लगी कंपास की सुई घूमने लगी। ये गोल गोल घूमता रहा। जैसे ही चू जुबान बेहोश होने वाली थी, दर्पण पर एक काला बिंदु दिखाई दिया। इसके बाद दर्पण की सतह पर एक छवि दिखाई दी। लाल बालों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी काले पत्थर के पलंग पर बैठा था। उसका पूरा शरीर घोर अंधकार में दाव आभा से घिरा हुआ था। दानव जाति। जैसे ही छवि प्रकट हुई, कैश दाव दर्पण ने दिव्य शक्ति और उसके दाव सिद्धांतों की शक्ति को अवशोषित करना बंद कर दिया। लक्ष्य की जानकारी भी दर्पण की सतह पर प्रदर्शित की गई थी। मोथु, दानव जाति का एक पूर्वज और प्राचीन दानवों में से एक। दावयुआन क्षेत्र का यह विशेषज्ञ पहले ही लगभग 2 दाव पथ खोल चुका है। वह दावयुआन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। चू जुबान सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ। कैश दाव मिरर वाकई शक्तिशाली था। हालांकि वह इसका पहली बार ही उपयोग कर रहा था, फिर भी उसे दावयुआन स्तर का एक विशेषज्ञ मिल गया था। कैश दाव मिरर में मोतू की छवि भी दिखाई दी, लेकिन मोतू को इसका जरा भी आभास नहीं हुआ। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैश दाव मिरर का स्तर कितना ऊंचा था। यहां तक कि दावयुआन क्षेत्र का एक विशेषज्ञ भी यह महसूस करने में विफल रहा कि उस पर जासूसी की जा रही है। चू जुबान ने मोतू को घूरते हुए गहरी सोच में डूब गया। चू जुबान ने दानव क्षेत्र में अशांति फैलाई थी और दानवों को बौद्ध बना दिया था। वह दानव जाति को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। मोतू दावयुआन क्षेत्र तक पहुंच चुका था और अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि दोबारा सोचने पर उसे याद आया कि दावयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञों को 9 क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा हो सकता है कि दूसरे पक्ष को दानव जाति में हो रहे बदलावों का पता भी न चले। हालांकि मोतू राक्षस जाति के भाग्य को भांप सकता था, लेकिन यह वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने का सटीक तरीका नहीं था। बौद्ध जाति में परिवर्तित होने के बाद राक्षस जाति का भाग्य बदल जाएगा और उसमें विस्फोटक वृद्धि भी होगी। मोतू, जो बौद्ध जाति से पहले राक्षस जाति के पूर्वजों में से एक था, इस भाग्य से अछूता नहीं रहेगा। वह भी इसे महसूस कर सकेगा। इसके अलावा होंग युवानचू दावयुआन क्षेत्र का विशेषज्ञ भी था और वह भी एक मानव विशेषज्ञ। क्या वह दानव जाति के दावयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ मोतू को मानव जाति के क्षेत्र में उपद्रव मचाने की अनुमति देगा? ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप में एक और दावयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ के शामिल होने से ओरिजिन दाव क्रिस्टल के अगले रूपांतरण तक का समय कम हो जाएगा। वह ओरिजिन दाव क्रिस्टल के माध्यम से महान दाव में प्रवेश करने के एक कदम और करीब होगा। चू जुबान ने मोतू का अभिवादन नहीं किया और सीधे अपनी दाव आभा का एक अंश ओरिजिन दाव क्रिस्टल में मिला दिया। इस तरह वह मोतू को भी डरा सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, मोतू के चेहरे के भाव बदल गए। आप कौन हैं? मोतू के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसकी दाव आभा अनजाने में किसी चीज से जुड़ गई थी। वह दूसरे पक्ष का पता लगाने में भी असमर्थ रहा। आइए हमारे सबसे नए सदस्य मोतू से आपका परिचय कराएं, जो दानव जाति का दावयुआन क्षेत्र विशेषज्ञ है। आप सभी कृपया उससे परिचित हो जाएं, चू जुबान ने समूह में कहा। फिर उन्होंने मोतू से कहा, यह महान दाव संचार समूह है। साथ ही दाववादी मोतू का इस समूह में प्रवेश होना नियति थी। यहाँ दावयुआन क्षेत्र के कुछ साथी दाववादी भी मौजूद हैं। मोतू, दानव जाति का अधिपति होंग युवानचू सबसे पहले प्रकट हुए। दाव क्षेत्र के अन्य सभी विशेषज्ञ चुपचाप समूह को देख रहे थे। दावयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत प्रभावशाली थे। अभी बोलने की उनकी बारी नहीं थी। होंग युवानचू, मोतू को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह इस महान दाव संचार समूह की अप्रत्याशितता और शक्ति को देखकर दंग रह गया। समूह के नेता चू जुबान से उसका डर और भी बढ़ गया। ये सही है, तुम भी यहाँ हो। क्या तुम कोई साजिश रच रहे हो? मोतू ने बहुत चिड़चिड़ेपन से कहा। कहानी? कैसी साजिश? होंग युवानचू हल्के से हंसते हुए बोला, राक्षस जाति का अधिपति इतना डरपोक कब हो गया?
ये दाओवादी भाई चू का सर्वोच्च खजाना है। जिनके भाग्य में लिखा होगा वही इसमें प्रवेश करेंगे। तुमसे कौन डरता है? मोतू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। उस समय हम दोनों में से कोई विजेता नहीं था। क्या तुम, होंग युवानचू, अब मुझसे लड़ना चाहते हो? चू जुबान चुपचाप समूह का अवलोकन कर रही थी। मोतू और होंग युवानचू पुराने परिचित थे। इतना ही नहीं, वे पहले भी एक दूसरे से लड़ चुके थे। होंग युवानचू हंसते हुए बोला, तुम्हारा क्या मतलब है कि कोई विजेता नहीं था? ये तो बस एक छोटी सी लड़ाई थी। मोतू, तुम मेरे मुकाबले के कैसे हो सकते हो? फिर उसने कहा, यह मत भूलो, तुम्हारा छोटा भाई मेरे हाथों मारा गया। मोतू, यह असभ्य व्यक्ति, ये वास्तव में अजीब है कि तुमने दाव मार्ग खोलने में कामयाबी हासिल कर ली, रुओजियान ने तिरस्कार के साथ कहा। देवी रुओशियान, उस समय किसने तुम्हारा पीछा किया था जब तक कि तुम डर के मारे अपनी पैंट गीली नहीं कर बैठी थी? क्या तुम भूल गई हो? मोतू, तुम मौत को दावत दे रहे हो। चलो, मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा। रुओजियान गुस्से से भड़क उठी। चू जुबान अवाक रह गई। मोतू की आवाज किसी ट्रोल जैसी क्यों लग रही थी? समूह में प्रवेश करते ही वह सामने दिखने वाले हर व्यक्ति को डांटने लगता था। इससे दाओयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ रुओशियान को बहुत गुस्सा आया। कुन्हे भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। क्या गजब का आदमी है। ग्रेट दाओ कम्युनिकेशन ग्रुप में तुरंत हलचल मच गई। मोतू ने अकेले ही होंग युवानचू, रुओशियान और कुन्हे के खिलाफ मौखिक रूप से लड़ाई लड़ी। उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। चू जुबान को तो यह भी शक था कि इस आदमी का दाव पथ ट्रोलिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसा हो तो नहीं सकता है ना? दाव क्षेत्र के अन्य सभी विशेषज्ञ चुपचाप समूह को देख रहे थे, विशेष रूप से यंग कोंग, जो एक बार फिर कांप रहा था। वह अभी भी समूह में सबसे कमजोर था। अंततः शुयान को भी इस संघर्ष में शामिल होने से खुद को रोकना पड़ा। वह, रुओजियान और मोतू एक ही पीढ़ी के व्यक्ति थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। अंत में जैसे ही वह लड़ाई में उतरा, मोतू ने उस पर तब तक थूका जब तक कि वह लगभग खून की उल्टी करने वाला नहीं हो गया। शुयान, तुम बदमाश, तुम्हें बोलने की हिम्मत कहां से मिली? तुम एकदम निकम्मे हो। तुमने अभी तक दाव का मार्ग भी नहीं अपनाया है, फिर भी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तब मैंने तुम्हारे बारे में अच्छी राय नहीं रखी थी। तुम होंग युवानचू के पोते की तरह पीछे पीछे चलते थे। जैसा कि उम्मीद थी, तुम निकम्मे हो। तुम तो दाव का मार्ग भी नहीं खोल सकते। यहां से चले जाओ, दादा मोतू को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। चू जुबान ने आह भरी। यह मोतू नाम का व्यक्ति वाकई कोई साधारण बकवास करने वाला नहीं था। वह ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप के लोगों की बदनामी कर रहा था। मोतू को समूह में शामिल करना सही निर्णय था। दाओयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने समूह में बहस की, जिसके लिए दाव आभा की आवश्यकता थी। सभी उत्साहित थे और उनकी दाव आभाएं मूल दाव क्रिस्टल में प्रवाहित होकर उसे पोषित कर रही थी। इसलिए ओरिजिन दाव क्रिस्टल के उन्नयन में तेजी लाने के लिए ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप को सक्रिय करना महत्वपूर्ण था। समूह के सदस्य जितना अधिक एक दूसरे से संवाद करेंगे, उतनी ही अधिक दाव आभा वे खर्च करेंगे, जिसका उपयोग फिर ओरिजिन दाव क्रिस्टल को पोषित करने के लिए किया जाएगा। शुयान के प्रकट होते ही मोतू ने उसे दबा दिया। वह इतना क्रोधित था कि बोल भी नहीं पा रहा था। मोतू ने उसे वहीं मारा था जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। मो, अगर हिम्मत है तो मुझे अपना ठिकाना बताओ। चलो लड़ते हैं, रुओशियान ने गुस्से से कहा। दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे जैसी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बहकाने की सोचना भी मत। धिक्कार है। रुओजियान सचमुच गुस्से से फट पड़ने वाली थी। होंग युवानचू भी बेहद गुस्से में थी। उन्हें यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि मोतू की जुबान इतनी गंदी थी। दाओवादी भाई चू, मोतू बहुत ही उद्दंड है। हम उसे निष्कासित क्यों नहीं कर देते? अंत में होंग युवानचू ने चू जुबान से संपर्क किया। ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप के सदस्य एक बार अंदर घुसने के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे। शायद केवल समूह के नेता चू जुबान ही उन्हें बाहर निकाल सकते थे। चू जुबान के होठों के कोने फड़क उठे। मोतू जैसे बदमाश को बाहर निकालने का तो सवाल ही नहीं था। दूसरा पक्ष दाओयुआन स्तर का साधक और उपद्रवी था। एक नजर में ही कोई समझ सकता था कि वह समूह का एक सक्रिय सदस्य होगा। इसके अलावा उसके होने से समूह में और भी अधिक जीवंतता आ जाएगी। जब किसी व्यक्ति की दाव आभा प्रवाहित होती है, तभी वह मूल दाव क्रिस्टल को पोषित करने के लिए अधिक दाव आभा प्राप्त कर सकता है। उसे निष्कासित करने से होने वाला नुकसान बहुत बड़ा होगा। चूंकि होंग युवानचू बोल चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह तुरंत मना नहीं कर सकता था। उसे अभी भी दूसरे पक्ष को सम्मान देना था और अपने रिश्ते में किसी भी तरह की अनबन नहीं आने देनी थी। इसके अलावा समूह के अधिकांश मौजूदा सदस्यों को होंग युवानचू द्वारा ही लाया गया था। इसे चू जुबान के लिए काफी मददगार माना जा सकता है। हालांकि चू जुबान को यह विचार करना था कि उसे अस्वीकार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मोतू इस रहस्यमय समूह के नेता से कुछ हद तक भयभीत था। वह वास्तव में उसकी दाव आभा के एक अंश को सीधे अवशोषित करने और उसे महान दाव संचार समूह में खींचने में सक्षम था। उसकी शक्ति निश्चित रूप से उसकी अपनी क्षमता से कहीं अधिक थी। जब से वह समूह में शामिल हुआ था, मोतू के लिए इसे छोड़ना भला कैसे संभव था। होंग युवानचू और उसके कुछ परिचित यहाँ मौजूद थे। जब वह उब जाता था तो मजे के लिए उनसे मजाक कर सकता था। चू जुबान के जवाब का इंतजार किए बिना उसने तुरंत कहा, होंग युवानचू, तुम तो कचरा बन गए हो। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? अगर आप चाहते हैं कि मैं समूह छोड़ दूं तो कोई बात नहीं। बस मान लीजिए कि आप मुझसे कमतर हैं। मान लीजिए कि आप मुझसे बहस करने से डरते हैं। मान लीजिए कि आप मुझसे बच रहे हैं। जैसे ही आप इन बातों को मान लेंगे, मैं तुरंत समूह छोड़ दूंगा। होंग युवानचू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। भला वह ऐसे बयानों को कैसे स्वीकार कर सकता था। उसने तुरंत गुस्से से जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें समूह में ही छोड़ देता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि यह हिंसक, मूर्ख राक्षस क्या कर सकता है। चू जुबान मोतू की प्रशंसा करना चाहता था। एक ट्रोल से यही उम्मीद की जाती थी। वह अपने दुश्मनों को उकसाना बखूबी जानता था। हालांकि होंग युवानचू जानता था कि मोतू उसे उकसा रहा है, फिर भी उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
अगर वह सचमुच मोतू को निष्कासित कर देता तो क्या यह डर का प्रतीक नहीं होता। इसलिए वह मोतू को निष्कासित नहीं कर सका। इसी क्षण चू जुवान ने अपना मुंह खोला। साथ ही दाववादियों, चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं इसलिए हंगामा करने में कोई हर्ज नहीं है। महान दाव सर्वव्यापी है। इस प्रक्रिया में आपको अनजाने में ही प्रेरणा और नई अंतर्दृष्टि भी मिल सकती है। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति के लहजे में बात की। होंग युवानचू और बाकी लोग चुप हो गए। उनके मन में यह विश्वास था कि चू जुवान उनसे वरिष्ठ थे और उन्होंने उनसे पहले ही दाव मार्ग का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से उनसे कहीं अधिक थी। चू जुवान ने आगे कहा, ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप में प्रवेश कर पाना अपने आप में एक अवसर है। इसे एक प्रकार का भाग्य भी माना जा सकता है। भविष्य में आप सभी को पता चलेगा कि जो लोग इस समूह में प्रवेश कर पाएंगे उन्हें अवसर अवश्य मिलेगा। इस बिंदु तक बोलने के बाद चू जुवान ने अपनी रहस्यमय चुप्पी बनाए रखी। होंग युवानचू और अन्य लोगों ने आगे कोई बहस नहीं की। वे चुपचाप चू जुवान के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ के बारे में सोचने लगे। अवसर, दावयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञों की साधना का उद्देश्य दाव पथों को खोलना और महान दाव को समझना है। उनके लिए किस प्रकार का अवसर उपयोगी होगा। फिर भी उन्हें चू जुवान की बातों पर कोई संदेह नहीं था। शायद वह व्यक्ति जिसने सदियों पहले दाव मार्ग खोला था, दावयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए उपयोगी अवसरों के बारे में जानता होगा। समूह में सन्नाटा छा गया। दावयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने फिलहाल आपस में कोई झगड़ा नहीं किया। इसी क्षण समूह का सबसे नीच सदस्य यंग कोंग बाहर आया। सबसे पहले उसने मोतू का अभिवादन किया। मोतू बहुत खुश हुआ। अरे छोटे बदमाश, बड़े ही सभ्य हो। अब से दादा मोतू तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जो भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत करे मेरा नाम ले। यंग कोंग रोना चाहती थी लेकिन आंसू नहीं निकले। तुम सही कह रही हो, मैं नीच इंसान हूँ, लेकिन क्या तुम इसे इतनी बेबाकी से नहीं कह सकती। अब तो वह किसी का पोता भी बन चुका था। उसके बाद यूसु और हुताई भी उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आए। मोतू बहुत खुश थी। कुछ देर बाद होंग युवानचू के शिष्य और रुओ जियान के शिष्य भी उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आए। आखिरकार मोतू भी वरिष्ठ थे। बेशक मोतू ये ट्रोल जूनियर के प्रति कठोर नहीं था। शायद इसका कारण यह था कि वह अहंकारी था और छोटों को धमकाने से घृणा करता था। चू जुवान को लगा कि अगर मोतू को पता होता कि ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप का इस्तेमाल वस्तुओं के हस्तांतरण के लिए किया जा सकता है तो वह खुश मिजाज में रहते हुए इन कनिष्ठों को कुछ वस्तुएं हस्तांतरित कर देता। शुरुआती उत्साह के बाद ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप एक बार फिर शांत हो गया। आखिरकार सदस्यों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी। यंग कोंग समूह में सबसे सक्रिय व्यक्ति था। ऐसा लगता था कि वह हर दिन सभी बड़े अधिकारियों का अभिवादन करता था। यूसु अधिक मौन स्वभाव की थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पाताल लोक की सदस्य होने के कारण वह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। हुताई और यंग कोंग के बीच बेहतर तालमेल था। चू जुवान ने अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए कैस दाव मिरर को निष्क्रिय कर दिया और साधना जारी रखी। ये पहली बार था जब उसने कैस दाव मिरर का इस्तेमाल किया था और उसे दावयुआन स्तर का एक विशेषज्ञ मिल गया था। चू जुवान का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। दाव स्तर और उससे ऊपर के विशेषज्ञों को खोजने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। हालांकि जैसा कि उन्होंने कहा था, जो लोग ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप में प्रवेश कर सकते थे उनका भाग्य उज्जवल होता था और उन्हें भाग्य का धनी माना जाता था। उसके लिए दावयुआन क्षेत्र और दाव क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों को ढूंढना असंभव था। अगले दिनों में चू जुवान ने प्रतिदिन एक बार खोज करने के लिए कैस दाव मिरर का उपयोग किया। हालांकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी और वह लंबे समय तक इसे जारी नहीं रख पाता था, इसलिए वह नए दाव क्षेत्र के विशेषज्ञों का पता लगाने में असमर्थ रहा। मोतू शायद बहुत ऊब गया था, इसलिए उसने समूह में रुओ जियान को फिर से उकसाया। देवी रुओ शियान, आप मुझसे आमने सामने की लड़ाई कब लड़ेंगी। रुओ जियान क्रोधित हो गई। परिणामस्वरूप समूह में फिर से जीवंतता आ गई। चू जुवान ये देखकर खुश था। वे जितना अधिक बहस करेंगे उसे ओरिजिन दाव क्रिस्टल को पोषित करने के लिए उतनी ही अधिक दाव आभा प्राप्त होगी। अगले कुछ दिनों में मोतू हर कुछ दिनों में एक बार ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप को उकसाता रहेगा। वह अक्सर यंग कोंग और हुताई के सामने अपनी बड़ाई करता रहता था। समय तेजी से बीत गया और चूपिंग फान अब 16 साल का हो गया था। वह पहले ही सत्य के शिखर पर पहुंच चुका था और उसकी साधना का संचय पर्याप्त था। युवा और चूपिंग फान एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह परिचित थे और बहुत अच्छे खेल साथी बन गए थे। 16 वर्षीय चूपिंग फान एक सरल और ईमानदार युवक के रूप में विकसित हो चुका था। उनका सरल और नीरस स्वभाव नहीं बदला था। हालांकि वह सुंदर था, लेकिन वह एक होशियार युवक जैसा नहीं दिखता था। हालांकि ये केवल सतही तौर पर था। जो कोई भी वास्तव में ये सोचता था कि चूपिंग फान एक सीधा सादा और मूर्ख व्यक्ति है, उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कहा जा सकता है कि चू जुवान ने अकेले ही चूपिंग फान का पालन पोषण किया था। उन्होंने स्वयं उन्हें हर प्रकार की गुप्त तकनीकें सिखाई और उनका ज्ञानवर्धन किया। चूपिंग फान का शरीर इतना मजबूत था कि सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही वह प्रथम या द्वितीय स्तर के सम्राट क्षेत्र के साधक से कमजोर नहीं था। वह दवा की गोलियां भी नाश्ते के तौर पर खा लेता था। उसके खिलौने सम्राट स्तर की कलाकृतियों और उससे भी ऊपर की श्रेणी के थे। राक्षसी जानवर जैसे पालतू जानवर, वीणा बजाने वाले खिलौने, बांसुरी बजाने वाले खिलौने और अन्य खिलौने सभी सम्राट स्तर और उससे ऊपर के थे। इन सभी को जियांग जिंग ने परिष्कृत किया था। वहां असंख्य औषधीय गोलियां थीं। अतीत में वांग लुओ ने उसके लिए कई औषधीय गोलियां तैयार की थीं। वह परम दाव का अभ्यास कर रहा था। चाहे वह कितनी भी औषधीय गोलियां खा ले, वह उनका उपयोग परम दाव के अभ्यास के लिए ही करता था। दवा की गोलियों की अधिकता या उन्हें सेवन करने में असमर्थ होने की समस्या कभी नहीं होगी। यही चरम दाव की विशिष्टता और शक्ति थी। युवा द्वारा भूत प्रेत की गोलियां बनाने की विधि सीखने के बाद चूपिंग फैन ने भी इन ठंडी और निराशाजनक औषधीय गोलियों को खाकर देखा। इनका स्वाद बिल्कुल अलग था। चू यून रसायन शास्त्र का भी अध्ययन कर रही थी। उसने जो गोलियां बनाई उनमें से कई चूपिंग फान को दी गईं।
संपूर्ण 9 क्षेत्रों में संसाधनों के मामले में शायद ही कोई ऐसा स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति था जो चुपिंगफान की तुलना कर सके। अब चुपिंगफान आखिरकार सम्राट स्तर में प्रवेश करने वाला था, एक 16 वर्षीय सम्राट स्तर का साधक। इसके अलावा वह एक चरम दाव सम्राट स्तर का साधक था। चू जुवान को उससे बहुत उम्मीदें थीं। उसे सिस्टम से बड़ा इनाम मिल पाएगा या नहीं, ये चुपिंगफैन पर निर्भर था। सम्राट बनने की राह पर अग्रसर यह 16 वर्षीय साधक न तो कभी समय के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और न ही उसने समय प्रवाह की त्वरित साधना की थी। इसके बजाय उन्होंने धीरे धीरे खेती की। इसे इतिहास की किताबों में दर्ज करना ही काफी था। चू जुवान का मानना था कि 16 वर्ष की आयु में सम्राट स्तर का साधक होना इतिहास में बिल्कुल अभूतपूर्व था।